तो पहला चैप्टर आपका फिजिक्स में फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें टॉर्क को समझना है। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। एग्जांपल के तौर पे एक जो डोर होता है, डोर में यहाँ पे इंजन बंधे होते हैं और कुछ इस तरीके से हम जब डोर को घुमाते हैं, तो डोर को जब घुमाते हैं तो कैसे घूमता है, समझ लो, ऐसे ऐसे करके घूमता है अपनी एक्सिस से, ऐसे घूमता है। तो अब उसमें हमें कितना टॉर्क मिल रहा है, कितना टॉर्क मिल रहा है, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना अच्छा मिल रहा है, फीलिंग अच्छी वाली फीलिंग लो कि हम लोग कभी मैंने जो हैंडल होता है ना, थोड़ा सा बिल्कुल किनारे लगाते हैं। क्यों बिल्कुल किनारे लगाते हैं? क्योंकि हमारे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू पर मीटर। अब उसको टॉर्क चाहिए 100 न्यूटन, उस दरवाजे को 100 न्यूटन मीटर, सॉरी, टॉर्क दरवाजे खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए? 100 न्यूटन मीटर। तो यार अगर हम, अब फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार हमें 100 न्यूटन मीटर चाहिए, फोर्स तो मेरे पास 20, ताकत 20 न्यूटन है, तो बाकी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर कर दे तो 20 इंटू 5, 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा, है ना। तो टॉर्क मतलब समझ गया, दरवाज़ा खोलना है तो दरवाजे को कुछ पर्टिकुलर मोमेंटम चाहिए, नॉट मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क तुम्हें कैसे मिलेगा? तो ताकत बढ़ा दो, या तो जो जहाँ से तुम उसको डिस्प्लेस करा रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक्सिस से। एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका भी गैप अच्छा बढ़ा दोगे, हैंडल थोड़ा बिल्कुल किनारे। इसीलिए देखो दरवाजे में जो हैंडल होते हैं थोड़ा आगे लगे रहते हैं, हैंडल होते हैं आगे लगे रहते हैं। तो चक्की नहीं, चक्की पीसते आटे वाले, आटे चक्की जो होती है सर्कुलर में देखो थोड़ी दूर लगी रहती है, बिल्कुल सेंटर एक्सिस के पास नहीं रहती है। अगर जो चक्की होती है, चक्की का जो हैंडल होता है ना, सिलाई लाई मशीन, तो हाथ वाली सिलाई मशीन, हैंडल थोड़ा दूर रहता है, सेंटर की एक्सिस ये है, घूम यहाँ से रहे, डिस्टेंस एक दिया रहता है। क्यों किनारे लगे? इससे कि अच्छा टॉर्क मिल जाए हमें, कम ताकत में ज़्यादा टॉर्क मिल जाए, कम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाकर, एक गैप बढ़ा के अगर हम फोर्स लगाएंगे तो अच्छा टॉर्क मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे आज, जबकि चैप्टर डिटेल में हो चुका फिर भी समझेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कहानी आ गई। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कहानी आ गई। तो इसमें सर मूवमेंट ऑफ फोर्स तब पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव है। क्यों सर ऐसे पॉजिटिव रखा है? कि बस साइन कन्वेंशन दे दिया गया, एक को पॉजिटिव देना था, एक को नेगेटिव देना था, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखना। तो अगर हमें पूछा जाए कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स का? माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो माइनस में होता है, साइन बता रहे ना, क्लॉक माइनस, तो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या लगा देंगे? साइन माइनस का लगा देंगे। अब ये तुम्हें एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे फलक्रम है, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब पहली बात तो कौन के, एक इस फलक्रम से जो डिस्टेंस होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फलक्रम से ये इधर का जो डिस्टेंस है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, इधर का क्लॉकवाइज इधर, ऐसे नहीं पता चलेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो 50 इंटू 20 कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। 60 इंटू 30 कितना हो रहा है? 1800 हो रहा है। इधर का फोर्स ज़्यादा है, कुल मिला के इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, और डायरेक्शन ऐसे दिया है ना नीचे की तरफ, मतलब ये बॉडी डेफिनेटली ऐसे घूमने चाहेगी, ये वाला क्लॉकवाइज हो गया। बात समझो, क्लॉकवाइज तुम्हें फॉर्मूले मारना है, तुम्हें निकालना है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, बताओ क्या है। तुमने लिखा क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में माइनस लगा देना, क्योंकि हमें माइनस में क्लॉकवाइज की क्वांटिटी लिखते हैं हमें, समझिए, ठीक है ना। ऐसे लगा देना क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में माइनस लगा देना, समझिए सर। ऐसे भी कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, लेकिन तुम ऐसे करो, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, ओके। सर कौन सा, अब यहाँ पे तुम्हें दो मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स का? एफ इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे नहीं पता चल पा रहा है कि इधर का क्लॉकवाइज है कि इधर का, नहीं पता चल पा रहा, तुम्हें देखना पड़ेगा किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 20 1000 हो रहा है, ये हो रहा है 60 इंटू 30 18 हो रहा है, इधर का फोर्स ज़्यादा है। कुल मिला के ये वाला हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। तुम ऐसे मत करो यार, ऐसे ना करो, देखो इधर है मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, इधर है मतलब ये एंटी क्लॉक, खत्म बात, ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, ये बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से सुनो,
कैसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में बताएंगे? यहाँ नीचे डायरेक्शन है, मतलब ऐसे उंगली करो, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ये तो हो गया क्लॉकवाइज। इधर का हो गया क्लॉकवाइज, एरो डाउन है। और ये देखो एरो इधर डाउन है, एरो उधर जरूरी है, एरो इधर डाउन है, तो ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला हो गया क्लॉकवाइज एज पर एरो, और ये हो गया एंटी क्लॉक। अगर डायग्राम अलग बना हुआ, डायग्राम अगर ऐसे बना हुआ है तब तुम्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है। ऐसे तो क्या होगा, कहाँ पर एंटी कहाँ पे क्लॉक है? देखो अब यहाँ पे ऐसे गया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज ही है इसमें। तो इसमें टोटल ही जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा पूरे ही एंटी क्लॉकवाइज मान लिया जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, पूरा मूवमेंट ऑफ फोर्स में दोनों के ही प्लस कर देना है। समझे फलग्राम में बात समझना यहाँ पर है? ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को प्लस मार दो, मूवमेंट ऑफ फोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचो ना, तुम एक तरफ इधर भी ताकत लगा और एक तरफ इधर भी ताकत लगा रहे हो, इसे बोलते हैं कपल। एक तरफ इधर ताकत लगा, इधर भी लगा, अच्छा घूमेगा ना ये, बहुत अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक बहुत सारा आएगा, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। हाँ एक ऐसे भी हो सकता है डायग्राम कंडीशन 3 में। कंडीशन 3 देखो इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिया हुआ है ऐसे, ऐसे ये फलक्रम है, अब बताओ तीसरे वाले कंडीशन में कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज हो गया, अब इधर का नेगेटिव हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉक, ये अब देखो है ना, और उल्टी बात हो, दोनों का अपोजिट हो गया। यहां पर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पर इधर तुम्हारा लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पर कौन वाला एंटी क्लॉकवाइज है? राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो एरो बताएगा तुम्हारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? एरो बताएगा, ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है ना? एरो बताएगा बस। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या किया, माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी, तो माइनस का 16 × 30 माइनस का 1800 प्लस 15 × 20 1000, तो ओवरऑल माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का लग रहा है 800 आ गया, माइनस 1800 प्लस 1000, प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा लगेगा, बड़े का साइन है, माइनस है 800, माइनस 800, माइनस माइनस में आ गया, मतलब क्या हो गया ये नेट, मतलब ये हो गया तुम्हारा नेट जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये क्लॉकवाइज हो गया है, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया है। हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, फाइनली ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये कैसे घूमने वाला है? ऐसे घूमने वाला है ये सिस्टम, क्लॉकवाइज घूमने वाला है। क्यों? क्योंकि माइनस में हमारा आंसर आया। अब माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और ये नेट मूवमेंट फोर्स, इसको ही नेट मूवमेंट फोर्स बोला जाता है। माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज के टोटल को क्या बोला जाता है? कैलकुलेशन को नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। माइनस में आंसर आया तो क्लॉकवाइज बोलना है, पॉजिटिव में आ जाता है तो हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर क्या रूलर बैलेंस है? नहीं, रूलर बैलेंस नहीं है। रूलर भाई 800 के से क्लॉकवाइज से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो बैलेंस कहाँ है? ये तो ऐसे घूम रहा है, 800 आ गया ना नेट। तो अगर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 नहीं आया मतलब रूलर तुम्हारा बैलेंस नहीं है, ये घूम रहा है। अगर माइनस में आया तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर पॉजिटिव में आया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर ना? बिल्कुल। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 से रूलर, अगर इफ नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 होता, प्लस माइनस कट जाते, तो हम क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बताओ ये बैलेंस है कि नहीं है? तुम्हें ये नहीं बोल रहा है कि बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स भी नहीं पूछ रहा तुम्हें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? पूछ टेल इज इट बैलेंस, इज इट मतलब रूलर बैलेंस और नॉट, बैलेंस और नॉट। तुम्हें वर्ड दिया ही नहीं कि क्लॉकवाइज बताओ एंटी क्लॉकवाइज बताओ, तुम्हें वर्ड दिया ही नहीं गया कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, ऐसा वर्ड तुम्हें दिया ही नहीं गया। तो बोला रूलर बताओ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? हाँ बैलेंस नहीं, बैलेंस क्या पता तो चले कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 है कि नहीं। ठीक है, माइनस में क्लॉकवाइज कर देंगे, प्लस का एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला एरो देख लेना, एरो मैंने बता दिया कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज, एरो ही बताएगा क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज वाला कैलकुलेट रखना, प्लस एंटी क्लॉक रखना, बस क्लॉकवाइज में यहाँ पे माइनस साइन दे देना बाहर, जो वाला क्लॉकवाइज में है, बस देख लेना। अगर 0 आंसर माइनस प्लस कट गया, 0 में आंसर आ गया, मतलब बोलोगे बैलेंस है। बस ऐसी एक ही रखो, कॉन्सेप्ट एक ही रखो, बस यही रखना। अगर इसी का आंसर 0 आ गया, इक्वल पिक्वल छोड़ो, इसी का आंसर 0 आ गया मतलब क्या है? बैलेंस में। अगर 0 नहीं आता नहीं है बैलेंस। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना? चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना?
ठीक है। तो यही चीज़ कंटिन्यू है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जब जीरो है तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। तब जब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का प्लस क्लॉकवाइज नेगेटिव में रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है। अब इसमें देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों में ही बैलेंस है। क्या बोला जाएगा, बैलेंस है रूलर। क्या बोला जाएगा, रूलर बैलेंस में। तो बैलेंस में है मतलब जहाँ से फलक्रम होता है उसके एक साइड का कंपोनेंट सारे एफ इन टू डी के, और जहाँ पर फलक्रम बैलेंस होता है उसके दूसरे साइड के सारे कंपोनेंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि किस क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक इक्वेट कर देते हैं। तो इधर का देख लो, इधर का फोर्स कितना है, 30 GF। ग्राम फोर्स है भाई, सेंटीमीटर में होना ज़रूरी है फिर, अगर ग्राम फोर्स है, ये न्यूटन नहीं है, ग्राम फोर्स है, SCJ से है। तो फोर्स है 30, और फलक्रम से डिस्टेंस कितना, फलक्रम से याद रखना डिस्टेंस, यहाँ से बच्चे बोलते हैं यहाँ से ले 100 से अगर 50 तक के है ये, ठीक है। फलक्रम से ही डिस्टेंस लेना है कि कहाँ पे बंधा हुआ है। फलक्रम को उंगली रखो 10 सेंटीमीटर अवे है, वो दिया रहेगा ऐसे देखिए। तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितना है 10 है, और फलक्रम से 50, इधर मत ले लेना, फलक्रम तक जाना, जहाँ से बंधा हुआ है वहाँ फलक्रम तक जाओ, 30 सेंटीमीटर है। तो 10 × 30, ये 10 × 30, 300 300, हाँ भाई ये तो ठीक है। तो ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 में एक वेरिएबल गायब कर देगा, 4 में एक वेरिएबल गायब कर देगा, देखो ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एक तरफ है ना ये बैलेंस है, एक तरफ 20 सेंटीमीटर अवे 10 जेब बंधा हुआ है फोर्स हमारा वजन, और दूसरा 30 सेंटीमीटर में कितना फोर्स दे दें या कितना वजन बांध दें कि बैलेंस हो जाए। ठीक है, इधर कंपोनेंट एफ इन टू डी कर दिया इज इक्वल टू इधर कंपोनेंट एफ इन टू डी कर दिया। GF में सेंटीमीटर में, हाँ सर GF सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो वेट GF में आने वाला है। तो इधर का तुम्हें डिस्टेंस पता है 30, फोर्स नहीं मालूम W है, मतलब फोर्स का फोर्स ही रख दो, नहीं पता है इधर का फोर्स क्या है तो फोर्स रख दिया, इधर का नहीं पता ना फोर्स, खाली डिस्टेंस मालूम है परपेंडिकुलर, 30 रख दिया। ठीक है, और एक चीज़ और चेक कर लो, एक चीज़ ये चेक करना है तुम्हें कि यूनिट सब चेक कर लो, सेंटीमीटर है GF है, सेंटीमीटर GF ही होगा, तो यूनिट हमने सारी चीज़ें चेक कर ली। तो 10 × 200 और डिवाइड बाई 30 नीचे आ जाएगा, तो फोर्स आंसर 30 ला के इधर डिवाइड करा देना, तो इधर कितना वजन लटकाना पड़ेगा टू मेक इट बैलेंस, वो आंसर आ जाएगा। तो फलक्रम से वन साइड कंपोनेंट, फलक्रम अदर साइड कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट लेना है। ये तभी एक एक दिया था, एक जोड़ी एक मतलब एक ही जोड़ी दी थी ना, कितनी जोड़ी, एक ही जोड़ी दी थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें और भी ग्राफ आ सकता है। ये फलक्रम है, ये फलक्रम यहाँ से बैलेंस है, हमेशा डिस्टेंस फलक्रम से ही लेना है। तो एक तरफ क्या है 20 × 100 है, एक तरफ 20 × 100 कर दिया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखो 2 वजन है, दूसरी तरफ 2 वजन है, एक 15 एक 20 है। कह रहा है कि दूसरा वाला 20 GF हम कितनी दूरी में बांधे हैं कि ये बैलेंस हो जाए। तो एक कंपोनेंट क्या है, फलक्रम से 10 पर है, 10 × 15, ये देखो 10 × 15 कर दिया। फिर क्या लगाएंगे बीच में, प्लस लगाएंगे भाई, मल्टीप्लाई ना कर देना, बीच में प्लस, दूसरा कंपोनेंट है कितनी दूरी पर है वही तो पता करना है, कितनी दूरी बांधना है 20 GF × 20, समझ गए। ऐसे 4 होते हैं तो F × D प्लस F × D प्लस F × D प्लस F करते रहते। इधर 2 होते तो F × D प्लस F × D इज इक्वल टू, इधर भी 2 हैं, F × D प्लस F × D, समझ गया ना, ये कहानी थी बस। अब पूरे में यार अब क्या सिंप्लीफाई करना बताना पड़ेगा क्या, ये हो गया 2000, 15 × 150 तरह के माइनस होगा, फिर 20 तरह के डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाए कितनी दूरी में बांध देंगे दूसरा वाला वजन, फलक्रम से, फलक्रम से याद रखो, फलक्रम से। ठीक है, समझिए 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक के है, तो ये 20 सेंटीमीटर है ना, वो फलक्रम से अब बिल्कुल आखिरी में बना हुआ है, तो मतलब ये हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये 20, समझो ये हो गया 30। एक्चुअल स्केलिंग में क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर है ना, 0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर 10 30 सेंटीमीटर, समझे ना, आगे 50। तो कुल मिला के तो फलक्रम से पकड़ना है, तो क्वेश्चन उल्टा घुमा के भी आ जाएगा, स्केलिंग डायरेक्ट दे देगा, फलक्रम से कितनी दूरी तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी, फिर फलक्रम से कितनी दूरी है तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। फिर तीसरे वाली कहानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे कहानी ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मालूम क्या दे दिया गया, तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा एक कंपोनेंट लटका हुआ है तुम्हारा, देखो कंपोनेंट क्या लटका हुआ है, ये फलक्रम है, इधर पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे 20 GF है, इधर पे 90 दूरी पे नहीं, ये स्केलिंग थी एक्चुअली में, 100 सेंटीमीटर तक का स्केल है तुम्हारा, 0 से 100, ठीक है, 0 से 20 मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया,
अब ये बताना पड़ेगा क्या। 70 हो गया। प्लीज़ यार तुम लोग यार ऐसा मत करो गड़बड़। अब ये है ना वजन 90 सेंटीमीटर अवे नहीं था, ये स्केल की स्केलिंग थी, फलक्रम से 90 नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। कहीं कहीं पे फलक्रम से डायरेक्ट दे देंगे ऐसे एरो बना के ऐसे करके, कहीं पे जस्ट रूलर की स्केलिंग दी होगी। 0 ऐसे ले लो, ये 0 में लटका हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है, फलक्रम 20 पे है। फिर आगे चल के 90 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी 90 नहीं हुई, 70 हुई। ये ऊपर स्केलिंग दी हुई है, फलक्रम से कितना दूर लटका है वो नहीं दिया हुआ है। इधर क्लियर ना? ठीक है। तो तुम्हें पूछा क्या किया है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स में बताना है। इसमें क्या बताना है? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे बताओगे? और तुम्हें मास ऑफ रूलर दे दिया गया है 20 ग्राम। ओहो, यहां से कहानी में ट्विस्ट है। इस जो रूलर है ना, रूलर 100 सेंटीमीटर का, इसका मास कितना? 20 ग्राम है। तो आप तो बिल्कुल अपने धुन में हो। आपने क्या किया यार, इधर से क्या है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से क्लॉकवाइज है। हमें सर ने ये बताया था माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने क्या कर दिया, माइनस क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज तुम्हारा ये वाला 20 × 20 कर दिया, माइनस में प्लस करके आप बोलोगे 20 और 90 70 समझ लो, 70 × 10 कर दोगे। गलत हो जाएगा। एक और एंट्री आ गई है, मास ऑफ द रूलर आ गया है, गलत हो जाएगा। वैसे कर देंगे कि इसका कंपोनेंट माइनस में दिखा दिया क्योंकि इसका कंपोनेंट तुमने प्लस में दिखा दिया। ये वाला प्लस में जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला माइनस में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये वाला माइनस में जाएगा। कौन सा? 10 × 70 वाला। अगर तुम ऐसे कर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मास ऑफ द रूलर भी दिया हुआ है। मास ऑफ द रूलर सर, अब क्या करें, इसको कहाँ एडजस्ट करें? तो याद रखना, अगर यूनिफॉर्म मास होता है ना, उस रूलर का मास उस रूलर के सेंटर में होता है, ये याद रखेंगे। 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर रूलर है, तो कितने में? 50 सेंटीमीटर में तुम्हारा रूलर का वेट है वो 20 ग्राम है। एक तरीके से ऐसे अज्यूम कर लो, यहाँ पे तुमने 20 ग्राम लटकाया हुआ है 50 सेंटीमीटर में। अगर 0 से 50 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर लटकाया होता। समझेंगे? समझे? लेकिन ये 100 सेंटीमीटर, हमने 50 सेंटीमीटर रूलर का वेट लटका दिया 20 ग्राम, बस कहानी खत्म यहीं से। क्लियर क्लियर क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया। क्या टॉपिक क्लियर हुआ? फलक्रम तुम्हारा ये है, ठीक है। ये इधर पार्ट देखो और ये पिक्चर देखनी है, ये पिक्चर देखनी है फलक्रम की लेफ्ट वाली, फलक्रम से राइट वाली पिक्चर देखनी है, ठीक है। फलक्रम से जो लेफ्ट वाली में कौन से क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक है तो 20 × 20 लगा देंगे एंटी क्लॉक में। ये देखो, ये प्लस करके एंटी क्लॉक है, ये 20 × 20 लगा दिया, ठीक है। अब देखो फलक्रम से इधर देख लो, इधर भी एरो डाउन, इधर भी एरो डाउन, मतलब क्लॉकवाइज, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ओवरऑल तुम्हें नेगेटिव दिखाना, लेकिन दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या है? 20 से 50 30 सेंटीमीटर अवे हुआ ना, 50 सेंटीमीटर बना हुआ है। लेकिन फलक्रम से देखो कितने दूर है, फलक्रम से 30 में है, तो 30 × 20 जैसे अभी किया हम लोग ने, 30 × 20 एक लेंगे, प्लस एक और कंपोनेंट में जोड़ना पड़ेगा। 20 से 90 है, मतलब 20 से 70 × 10, दो कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में दो कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे। दो कंपोनेंट जोड़ा हमने, ये दो कंपोनेंट जोड़ा क्लॉकवाइज के लिए। बाहर ओवरऑल क्या दे दिया? -1, जो हमारा फॉर्मूला है भाई, माइनस का क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जितने भी क्लॉकवाइज कंपोनेंट आ रहे हैं सबका एडिशन कर देंगे, जैसे अभी किए थे सारे, यही सेम कहानी, लेकिन माइनस लगा देंगे बाहर। तो फिर हमने कैलकुलेट किया। तो याद रखो कि मास ऑफ द रूलर अगर लगा दिया है तो क्या करना है? सेंटर पे। अगर 50 सेंटीमीटर 25 पे लगा दो वजन, अगर 100 सेंटीमीटर 50 में वजन लगा दो, फिर देखना फलक्रम से ही है सेंटर में। देख फलक्रम इधर कौन कौन से कंपोनेंट है अलग करो, इधर कौन से का, उसको अलग कैलकुलेशन ले लो, पूरा एडिशन कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिस्टेंस और वजन का, प्लस इसका डिस्टेंस वजन का मल्टीप्लाई, और ये क्लॉक वाइज ओवरऑल माइनस में दिखा दो, बस फॉर्मूले के नीचे फॉर्मूला मार दो। एग्जाम में आता है भाई ये, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और रह गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी बिल्कुल लो हो रही मेरे मोबाइल की। एक कंपोनेंट ये हो गया, वेट ऑफ द स्केल बताना होता है कि क्या बताओ, वेट ऑफ द स्केल, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं ये आपके बुक से मैं कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे तो जस्ट क्या दिया हुआ था कि एक ही वेट लटकाया था और वेट ऑफ द स्केल पूछा था। कुछ भी हो सकता है इसमें, हो सकता हो ऐसे डायग्राम दे दे, जैसे कि बोले कि एक एंड में हमने 20 ग्राम लटकाया 50 सेंटीमीटर अवे, फलक्रम है हमारा 29 सेंटीमीटर में, ठीक है। तुम्हें वेट ऑफ द स्केल बताना है। तो वेट ऑफ द स्केल कहानी तो मालूम है,
कि अगर ये 0 से 50 के बीच में है तो वेट ऑफ द स्केल कहाँ मारोगे? 25 सेंटीमीटर में, मिडल में 25 सेंटीमीटर में W मार लिया। ऐसा भी दे सकता है कि इधर साइड बोले कि 0 से 20 सेंटीमीटर अवे, या चलो 20 से 19, चलो 20 सेंटीमीटर अवे एक और वेट लटकाया हुआ 10 ग्राम का, तो वेट ऑफ द स्केल बताओ। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने वेट ऑफ द स्केल बताने के लिए तुम्हारा समझो ये तुम्हारा गैप किया हुआ था ही नहीं, ठीक है। तुम्हें बोला गया है कि 29 सेंटीमीटर में क्या है? फलक्रम है, 20 सेंटीमीटर अवे, 0 से 20 सेंटीमीटर अवे 10 ग्राम लटकाया हुआ है, एंड एक एंड यानी 50 सेंटीमीटर आखिरी में 20 ग्राम लटकाया, तो वेट ऑफ द स्केल बताओ। ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। तो हमें क्या दिक्कत है? हमने मारा 25 सेंटीमीटर पे मार्किंग, क्योंकि 0 से 50 में था, एक एरो दिया, अब W मार दिया कि हाँ भाई यहीं पर तुम्हारा क्या है, स्केल का वजन है यहीं पर, कोई बात नहीं। अब F/D वाले कंपोनेंट मार लिए। क्या मार लिए? इधर का पहले ले लो, देखो 29, ये 25 है, 0 से 25 में ये 29 है, तो 29 से हमेशा फलक्रम से ही डिस्टेंस देखना है। ये जो ऊपर दिया ना 0, 20, 25, 29, 50, जब स्केल की मार्किंग है, फलक्रम से डिस्टेंस नहीं है। तो फलक्रम से देखो 25 सेंटीमीटर पे हमने लटकाया है वेट, स्केल ऑफ द वेट ऑफ द स्केल, वेट ऑफ द रूलर, ठीक है ना, रूलर का बिल्कुल बीच में। तो 29 से 25 4 सेंटीमीटर हुआ, तो 4 सेंटीमीटर इंटू W हमें नहीं पता कि वेट ऑफ द स्केल क्या है, हमें नहीं पता। इधर 2 है, फलक्रम से ऐसा कि इधर 2 लोग हैं, तो प्लस कर देंगे। फिर देखो 29 से, देखो 0 से 20 है ये, और ये 29 है, तो 29 से 20 कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर हुआ ना, कॉमन सेंस। तो 9 इंटू 10 ग्राम लटकाया, 10 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ से 29 से 50 मतलब 21 ना, 21 दूरी पर 20 ग्राम है, 20 ग्राम इधर एक ही है, एक ही। भाई तुम्हें पूरे में क्या निकालना है? तुम्हें वेट मतलब फोर्स ही तो निकालना है, फोर्स ऑफ दी दैट वेट ऑफ द स्केल। वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब M इंटू जी, फोर्स मतलब M इंटू जी। तो बस, तो 4, अब यहाँ पे W करके ना दिया करो, फोर्स ही दो। W से क्या होता है कि वर्क ऐसा सिंबल हो जाता है, वर्क की, तो वेट की जगह फोर्स वाला सिंबल दो, F प्लस 90 इज इक्वल टू 21 इंटू 20, तो 420 हो गया ना, 420। फिर 4F इज इक्वल टू 420 माइनस 90, 4F इज इक्वल टू 420 और 330 हो जाएगा। F इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। मास ऑफ द स्केल पूछा है तो इसका आंसर आएगा GF में, बस, और उसी को जस्ट आंसर G में दिखा देना, जो भी आंसर आया। कितना आ रहा है? 82.5 GF है। अब तुम्हें मास पूछा है तो मास के लिए जस्ट G में दिखाओगे, 82.5 G दिखाओगे, G, समझिए। तो कितना आसान हो गया यार, बड़ा आसान हो गया ये तो। वेट ऑफ द स्केल कैसे भी आ जाए हम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए ना पूरे, और कुछ बाकी? ये बता दिया, सब बता दिया। तो फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है फोर्स, ठीक है ना, फोर्स एंड वर्क, ये ना, वर्क पावर, फोर्स वर्क पावर। तो टाइटल सबके बुक में अलग अलग रहते हैं, किसी में फोर्स होता है, किसी में वर्क और पावर भी होता है। तो मेरे ख्याल से कि 2 पार्ट में बटा हुआ है चैप्टर, ठीक है ना। दोनों पार्ट के नाम बताइए, एक तो है वर्क फोर्स है सिर्फ, और दूसरा है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना। इस तरह 2 पार्ट में बटा हुआ है किसी किसी बुक में, ठीक है। तो पहले काम करते हैं ना, वर्क का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवीजन है, हम यहाँ डिटेल में नहीं सिखाएंगे, डिटेल में आप सीख चुके हो। ये रिवीजन है, मैंने एक ब्लू प्रिंट ला के रख दिया। तो चैप्टर का ब्लू प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर का ब्लू प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है कि सामने सारी पिक्चर्स आ गई है, ठीक है। तो पिक्चर सामने क्या आई है चैप्टर पढ़ने के बाद? पिक्चर क्या आई है? पिक्चर हमारे पास ये आई है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी लगाएंगे, अभी तक के बचपन में हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा रहे थे। फोर्स इतने न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट इतने मीटर है, ठीक है ना। अगर फोर्स न्यूटन में है तो डिस्प्लेसमेंट कितने होना चाहिए? मीटर में ही होना चाहिए, ये याद रखो। अगर फोर्स डाइन में है, किस में है? डाइन में है, तो डिस्प्लेसमेंट CM में ही होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर तुम्हें फोर्स न्यूटन दिया गया, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर दिया, तो इसको मीटर में बदल लो, SI यूनिट पे लेकर आ जाओ। ये सारी बातें कई बार हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगर डाइन में दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है, तो एक काम करो, डाइन को न्यूटन बदलने मत जाओ, डाइन को डाइन रहने दो, CGS यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में से सेंटीमीटर में कर लो। ये कर लोगे? प्रॉमिस? पक्का कर लेंगे, ठीक है। अब इस वर्क को
हमने एंगल के हिसाब से 4 पार्ट में बांट दिया है, 4 पार्ट में बांट दिए से आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दी जाए। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है तो कॉस थीटा हटा ही देना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा लेना, मान लेना कि सेम डायरेक्शन पे है। तो कुल मिला के अगर सेम डायरेक्शन में है तो बोलते हैं कॉस 0 डिग्री है ना, सेम डायरेक्शन में कॉस 0 डिग्री है ना। इधर फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री हुआ ना, थोड़ी ना फैल रहा है, 0 डिग्री हुआ। तो सेम डायरेक्शन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस इंटू 1, तो पूरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसी कहानी आ जाएगी। हो सकता है कॉस 60 डिग्री दे दिया हो कि फोर्स जैसे ट्रॉली फोर्स आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, तो 60 डिग्री बीच में एंगल है, कोई बात नहीं। हमने फॉर्मूला क्या दे दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। फोर्स हो सकता है 20 न्यूटन दिया और डिस्प्लेसमेंट समझो 30 मीटर दिया है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए, ठीक है। 1/2 तो 20 इंटू 30 600 इंटू 1/2 300 जूल काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 60 डिग्री दिया था। अगर कॉस 90 डिग्री दिया, एग्जाम्पल के तौर पर कुली है, कुली कपड़े कुली का वजन है, सर पे वजन है और कुली है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में कुली जा रहा है, और जो वजन है, जो वजन उठाए हुए, तो वजन मतलब क्यों है वजन उसके सर पे, उसके सर पे जो वजन है वो किसकी वजह से, उसके सर पे जो वजन है, वेट लगाए हुए है, पूरा सामान लादे हुए, वो किसकी वजह से है, बोलो भाई, ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी वजन बता रही तुम्हारे सर में इतना वजन आएगा, भाई तो मून में चलोगे भाई सामान लेके, मून में कम वजन आएगा, क्यों, मून में ग्रेविटी कम है, 1/6 है। इसका मतलब ये कौन फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी नीचे फोर्स, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, कुली इधर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एक तो कुली वाला हो गया, एक और होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ चारों तरफ सन के, है ना। अब सन तो इधर खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, सन तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन अर्थ है ना वो इस तरह परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल आगे बढ़ रही है। टेंजेंशियल होता है सेंटर से जो लाइन होती है और ये जो पॉइंट होता है टेंजेंशियल, मतलब 90 डिग्री होता है वो, 90। तो ऐसे टाइम पे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ड्यू टू सन ऑन अर्थ या फिर ऑन मून ड्यू टू अर्थ, क्योंकि मून चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगाता है तो अर्थ सन के चक्कर लगाता है। तो कोई भी रिवॉल्व कर रहा है उसमें जो वर्क होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो टेंजेंशियल जो आता है टेंजेंट वो 90 डिग्री होता है सेंटर के इससे डायरेक्शन से। हाँ ना, ये तो तुमने क्या किया, तुमने बड़ा कैलकुलेशन किया, 20 न्यूटन 30 मीटर इंटू कॉस 90 की वैल्यू पता चला यार ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 ही होती है, तो 600 इतना बड़ा मल्टीप्लाई किया, टाइम बर्बाद किया, वर्क 0 ही आ गया। तो कॉस 90 से मालूम हो जाना चाहिए वर्क 0, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दिखा दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है ना। फिर चौथी वेराइटी मैंने ले लिया कॉस 180। कॉस 180 मतलब तुमने फोर्स इधर लगाया, जा इधर रहा है, सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, फोर्स देखो ये कैपिटल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अरे सर ऐसा कैसे पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। तो कोई एग्जाम्पल ग्रेविटी वाला ही ले लो कि तुमने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर बॉल जा रही है लेकिन उसी वक्त में ग्रेविटी नीचे उसको खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है ना, तुमने फेंका है ना। तो ऐसे में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के तो वर्क कितना हो, वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री बन गया, स्ट्रेट लाइन, जस्ट अपोजिट वर्ड आ गया तो भी 180, ऐसे लिखा नहीं रहेगा 180 डिग्री अपोजिट। तो ग्रेविटी बॉल ऊपर फेंकी तुमने, तो बताओ वर्क कितना हुआ, तो वर्क नेगेटिव हुआ। कैसे नेगेटिव हुआ, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, पूरा कैलकुलेट करोगे आंसर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने चारों वैरायटी एक ही पेज में ला के रख दी है। इसके अलावा तुम्हें जूल और ERG का या फिर न्यूटन और डाइन का रिलेशन भी पूछता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो फॉर्मूला मारा क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम ड्राइव कर रहे हैं ERG को अर्ज को, ठीक है। तो 1 जूल में अगर 1 जूल वर्क हुआ तो मतलब क्या होता है, मतलब 1 न्यूटन तुमने फोर्स लगाया, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो मतलब 1 जूल वर्क हुआ, तो 1 जूल न्यूटन मीटर, ठीक है। वर्क के नीचे जूल, फोर्स के न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर डाल दिया। अच्छा 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं, ये हमें मालूम था, कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। अच्छा 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस यूनिट पे जा रहे हैं हम लोग। देखो भाई ये जूल है SI यूनिट, ERG है
सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। इसलिए न्यूटन को डाइन कर दिया, सीजीएस किया, इधर मीटर को भी सीजीएस किया, 100 मीटर। 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 2 है, 100 मीटर 2, तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर शॉर्ट में सर नाम है कोई? हाँ है, ERG नाम है, अर्ज नाम है। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ज होता है। तो ये रिलेशन आता है, बहुत ईजी। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में न्यूटन डाला, डिस्प्लेसमेंट मीटर डाला, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ERG बोल रहे हैं। सो इजी, सो इजी, सो इजी। नाउ सी, पावर का फॉर्मूला है पता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क मतलब जूल, जूल मतलब जूल, वर्क सीजीएस SI यूनिट बंदे लेके चले, तो जूल अपॉन सेकेंड। सर जूल अपॉन सेकेंड, टाइम मतलब सेकेंड। सर जूल अपॉन सेकेंड थोड़ा लंबा जैसा लग रहा है, इसके शॉर्ट में कोई नाम है? हाँ वॉट है। तो जूल अपॉन सेकेंड को ही वॉट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को ही, यानी पर सेकेंड तुमने कितना काम किया ही उसको पावर बोलते हैं। पावर मतलब रेट ऑफ वर्क। अपॉन टाइम आ गया मतलब रेट की बात हो गई है, अपॉन टाइम आ गया मतलब रेट की बात हो गई है, ठीक है ना। ओके, वॉट हो गया। अब इसमें हो सकता है बोल दे कि भाई HP में बताओ, हॉर्स पावर में बताओ। HP मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर बताओ। तो एक हॉर्स पावर में वन हॉर्स पावर, तो 1 इंटू 746 वॉट होता है। तो अब आंसर तुम वॉट में ला रहे हो, तो वॉट में कितना HP होगा, तो डिवाइड कर लेंगे। समझो 1300 वॉट आया आंसर तुम्हारा, समझो। तो 1300 डिवाइड बाई 746। अरे भाई HP से वॉट के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, HP से वॉट जाने के लिए क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो वॉट से HP जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड। तो ऊपर लिखेंगे वॉट, नीचे 746, तो जो भी आंसर आएगा वो हॉर्स पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर में आता है, ठीक है। जितना भी तुमने वॉट में आंसर निकाला है उसको हॉर्स पावर में बदल लेना। हो सकता है कभी ऐसे घुमा के दिया हो, पावर दिया हो, वर्क पूछा हो, पावर दिया हो HP में, पावर दिया हो HP में, टाइम दिया हो चलो सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है यार। HP में वर्क निकालना, पावर HP, जब फॉर्मूला तुम लगा रहे हो ना तब तुम्हारा SI यूनिट होना जरूरी, पावर HP तब नहीं चलेगा। वो लास्ट में अगर ऐसे पूछ ले कि भाई पावर निकालो और SP में बताओ आखिरी में, वो बात अलग है, आखिरी में हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वर्क निकालने के लिए पावर टाइम दिया हुआ, टाइम के इधर लाके मल्टीप्लाई करना है, तब पावर तुम्हारा SI यूनिट में ही होना चाहिए। तब 7 जो भी जैसे दिया हुआ है 5 HP, 5 इंटू 746 वॉट कर देंगे, 5 इंटू 746 वॉट। तो जितना भी वॉट आ जाए इन वॉट, तो HP को हमने वॉट में बदल दिया, तब लगा के वर्क निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें मुट्ठी में रखो, मुट्ठी में रखो। कभी कभी देता है कोई यूनिट 20 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर दिया हुआ है, और बोला है कि टाइम 10 सेकेंड है और पावर निकालो, या पावर का नाम ही नहीं दिया। क्या तुम लोग कन्फ्यूज हो गए? किलोवाट, किलोवाट तो सर पावर, किलोवाट तुम्हें क्या लग रहा है पावर है? ये पावर नहीं है। किलोवाट आवर ये पावर नहीं है। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, पावर दिया हुआ किलोवाट। अरे भाई किलोवाट आवर पावर नहीं है। देखो किलोवाट मतलब 1000 वॉट, 5 किलोवाट मतलब 5000 वॉट, ठीक है, वॉट। और आवर मतलब 3600 सेकेंड, आवर मतलब टाइम। अरे भाई पावर, किलोवाट पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है? वर्क होता है। तो किलोवाट आवर दिया तो वर्क दिया हुआ, समझो कि 2 किलोवाट आवर। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी 2 किलोवाट आवर है, समझो 3 किलोवाट, चलो 3 किलोवाट आवर है और टाइम दिया हुआ है 3 आवर, तो बताओ वर्क, ठीक है, वर्क पूछा है तो कोई बात नहीं। वर्क का फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। लेकिन पावर 3 किलो वॉट है, 3 किलो वॉट मतलब 3 इंटू 1000 वॉट में बदलोगे, नहीं बदलोगे, 3 इंटू 1000। टाइम दिया हुआ 3 आवर, नहीं चल पाएगा, टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड तक के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 इंटू 1000 मतलब 3 किलो वॉट दिया हुआ था, किलो वॉट आवर दिया था, ठीक है ना। 3 किलो वॉट टाइम नहीं दिया रहेगा, बस 3 किलो वॉट आवर दिया रहेगा। तो किलो वॉट 3 किलो वॉट मतलब 1 घंटे में 3 किलो वॉट, ऐसे समझो, तो 1 ही रहेगा इधर, ऐसे दिया रहेगा किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर मतलब 1 आवर में 3 किलो वॉट, तो 3 किलो वॉट मतलब 3000 वॉट। 3 इंटू 1000, किलो मतलब होता है 1000, 3 इंटू 1000 इंटू आवर मतलब 1 आवर, तो 60 इंटू 60 सेकेंड बदल नहीं, 1 इंटू 60 इंटू 60 कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने इसका एक ब्लूप्रिंट निकाल के दे दिया है पूरा। तो जो भी क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी रहेगा वो इससे ही रहेगा। 3-4 फटाफट हम एग्जाम्पल भी ऐसे जस्ट ओरल कर लेते हैं तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा एनर्जी का भी समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, फिर मैं रिलेट कराता जाऊँगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर कोई भी एक्सटर्नल वर्क तुम्हें नहीं दिया हुआ है, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना शायद मैं भूल गया यहाँ पर, अगर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं दिया हुआ है तो वो जो वर्क होता है वो उसके एनर्जी के बराबर ही हो जाता है। वर्क इज इक्वल टू mgh
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब बात एक ही है। अगर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो एनर्जी थ्योरम लग जाता है। मतलब जितना भी mgh हुआ मतलब वर्क हुआ, जितना भी काइनेटिक एनर्जी हुआ मतलब वर्क हुआ। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि mgh इज इक्वल टू ज़रूरत पड़ने पर mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते हैं। एक लिखना भूल गया मैं, देखो है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वर्क ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल फोर्स से हम काइनेटिक एनर्जी चेंज करते हैं। ये दोनों भी आपस में रिलेट हो सकते हैं, ये दोनों भी आपस में रिलेट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ये दोनों भी आपस में रिलेट हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। हो सकता है तुम्हें वी दिया हो एम दिया हो तुम्हें एच निकालना है ना, ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट बिग थिंग, ठीक है। आपस सभी इक्वल हो रहे हैं अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसको छोड़ के, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बाकी को वर्क ही, ये तो प्रॉपर वर्क ही कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तभी समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो पी इज इक्वल टू mgh, व्हाट इज पी? पोटेंशियल एनर्जी। ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर वो मोशन होने, ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे बॉडी मोशन होने के लिए बेताब हो, मोशन होने के लिए बेताब हो। जैसे तुमने बॉल को ऊपर हाइट में रख दिया, वो बॉल नीचे गिरने के लिए बेताब है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। इलास्टिक तुमने खींच दी, इलास्टिक वापस अपनी जगह, अपनी पोजीशन लेने के लिए बेताब है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। डैम में वाटर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मोशन में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ एम वी का स्क्वायर। तो मास और वेलोसिटी, मास ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। वेलोसिटी बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो अब इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि भाई वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, आधी कर दी, क्वेश्चन आ गया हाफ कर दी, 1/3 कर दी वेलोसिटी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना क्या फर्क पड़ा। तो पहले तो हमने काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला अच्छे से डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था, के इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ये तो बेसिक तुम्हारा फंडा बेसिक फार्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी को आधा कर दिया, तो नीचे वाले फॉर्मूले में न्यू काइनेटिक, वो डैश लगा, डैश मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक हाफ एम वी की जगह v/2 का होल स्क्वायर, याद रखना होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है तो v की जगह v/2 का स्क्वायर देंगे, ओपन करेंगे, ये v का स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से 1/4 साइड में कर दे, डिवाइड बाई 4 है ना, ये साइड में कर दे 1/4, 1/2 एम वी स्क्वायर को एक ही जगह रहने दे, ऐसे समझ लो बाबा, ऐसे समझ लो, ये है ना, वी स्क्वायर बाई 4 आ गई, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज व्हाट, दिस इज तुम्हारी ये पुरानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल पकड़ो, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही थी ना, डिवाइड बाई 4 यानी 1/4 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी तुम आधी कर रहे हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई जा रही है, 4 गुना कम हुई जा रही है। इसी तरह घुमा के आ सकते हो, वेलोसिटी तुम डबल कर दिया, वेलोसिटी डबल कर दोगे तो यहाँ पे क्या करो, 2v का होल स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर, 4 साइड में कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब के ही इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो 1/3, 1/4, 4 टाइम, 2 टाइम जो भी है, ये इस तरीके से रिप्लेस कर देना है, वी में रिप्लेस कर देना है। कभी हो सकता है मास करते हो डबल, तो मास में 2m, तो मास जितना रहेगा वही हो जाएगा, मास आधा करो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, मास को डबल करो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी आधी करने पे काइनेटिक एनर्जी आधी नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक ये वैरायटी हो गई, ओके, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, वर्क का एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस ही वर्क होता है। हाँ, हाफ एम वी का स्क्वायर फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल। भाई पहले जो ट्रक था वो 20 मीटर पर सेकंड में था, बाद में ट्रक ने एक्सेलरेट किया, फोर्स लगाया मोटर ने, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ वर्क कितना है, मास दिया 50 किलो, ट्रक बॉडी या जो भी है, ठीक है ना। तो बस वर्क इज इक्वल टू, यार उसमें तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव है सिर्फ, बाकी आप वर्क को वही पकड़ के चलोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही, तो नहीं चल पाएगा कि सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं, सभी मैंने बताया वर्क के फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बता दिया एक फॉर्मूला वर्क का। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हाँ यानी पहले रेस्ट में होता तो इनिशियल रेस्ट में होता, बाद में हमने बढ़ाया तो माइनस करके रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो ओवरऑल ये 0 आ जाता, ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, ठीक है ना। तो ऐसे करके बस आपके क्या देना, फाइनल माइनस इनिशियल देना। तो इनिशियल अगर 0 है, बॉडी अगर रेस्ट में थी, ट्रक रेस्ट में थी, तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म, हटा दो बस, जो भी रहेगा काइनेटिक एनर्जी जितनी भी रहेगी उतना वर्क हो जाएगा। फिर यही वाला कॉन्सेप्ट समझे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि माइनस वेलोसिटी 0 ही है, तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। रेस्ट से चला, जस्ट चल रहा है तो फिर बाद में ब्रेक मारा है, बाद में ब्रेक मारा है तो वर्क माइनस में आ जाएगा, क्योंकि फाइनल 0 हो जाएगा, बाद में ब्रेक मारा तुमने, फाइनल वैल्यू 0 और पहले कुछ थी,
वेलोसिटी, तो आंसर ओवरऑल माइनस में आ जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है, क्योंकि रिटार्डेशन। तो ये तो कौन सा दिमाग में रखो, ठीक है ना। सो बस हाफ एम वी का स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम नीचे, फाइनल वेलोसिटी 30 थी तो 30 × 30 क्योंकि वीक का स्क्वायर है, यहाँ पे 20 × 20 सिंप्लीफाई किया तो वर्क आ गया 25 × 5 में जो भी है वर्क आ जाएगा उतना, ठीक है ना, समझिए। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री फॉलिंग बॉडी का। फ्री फॉलिंग बॉडी हमें पता है कि जब बॉडी ऐसे गिर रही है, पेन है, पेन अभी रुका हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, नीचे गिरने के लिए बेताब है। जैसे मैंने इसको फेंका तो पोटेंशियल कम होता गया, और जब ये स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद का नहीं सोचना है, जस्ट जब स्ट्राइक किया तब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। नहीं यकीन आ रहा तो एक लॉक लो, ताले को थोड़ा सा कम दूरी से गिराओ, फिर और ऊपर ऊँचा गिराओ, फिर देखो आपके हाथ में ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितनी दूरी बढ़ती है, जितनी हाइट बढ़ती है ना, उतनी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। भाई तुम ज़्यादा हाइट से अपने एक घर में लॉक है, एक मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, एक घर में लॉक है, थोड़ी सी दूरी गिराओ तुम्हारे हाथ में ज़्यादा नहीं फील होगा, थोड़ा और हाइट से गिराओगे ना ज़्यादा फील होगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। भाई ऊपर से तुमने फेंका, ऊपर रुका हुआ था, भाई पोटेंशियल एनर्जी बहुत थी, ठीक है, 100 थी, और काइनेटिक 0 थी। क्यों काइनेटिक 0 थी? क्योंकि पेन रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 थी, पेन रुका हुआ था। लेकिन जैसे नीचे गिराया, पेन एक अच्छी स्पीड उसने की, जितनी ज़्यादा उसको डिस्टेंस मिल जाएगा उतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी लगती है 9 मीटर/सेकेंड²। ये कह रहा है कि हर सेकेंड में हम बढ़ाएंगे तुम्हारी वेलोसिटी को, यही तो कह रहा है, एक्सीलरेशन है ना ये, तो ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन है। तो जितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसे उतने ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर पेन जब सबसे पहली पोजीशन में, पेन सबसे ऊपर, तुमने पेन पकड़ा हुआ है, पेन पकड़ा हुआ है, तो ये है तुम्हारी, ये ले लो के ई प्लस ये है तुम्हारी पी बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ा नीचे गिरा दूसरे सेकंड में तो के ई थोड़ी बढ़ी, के ई बढ़ी मतलब पी कम होगी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जस्ट फ्री फॉलिंग है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई ऐसे करके तुमने धक्का नहीं दिया है, ठीक है। फिर तीसरे सेकंड में के ई और बढ़ा, देखो मेरे पी ई को क्रॉस कर दिया। फिर एक पॉइंट में जब हिट करेगा 50 ये हो जाएगा, ये 0 उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। तो जब चौथे सेकंड में जब हिट करेगा, तो जब हिट करेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, काइनेटिक फुल होगा और पी बिल्कुल 0 हो जाएगा। कुल मिला के दोनों का जो पूरे सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है पूरे सिस्टम में, वो उतनी ही कांस्टेंट रहने वाली है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कहीं ये बढ़ेगा, पी घटेगा फॉलिंग में, ठीक है। और अगर ऊपर फेंकोगे तो उल्टा होगा, ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंका तो अच्छी इनिशियल स्पीड से फेंका ना तुमने, धीरे 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 पेन की स्पीड कम होती है, जाके पेन रुक जाएगा, ऊपर जाके पेन रुक जाएगा, मतलब शुरुआत में कई बहुत ज़्यादा रहेगी, पी 0 रहेगी, लेकिन जैसे जाके ऊपर जाएगा पी स्टोर होती जा रही, कई कम होती जाती है, तो उल्टा हो जाएगा जब बॉल अपवर्ड फेंकोगे। ये डाउनवर्ड के लिए है, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए, कई बढ़ता जाएगा पी कम होता जाएगा, डाउनवर्ड फॉल, मतलब फॉलिंग मतलब ही वही हुआ, डाउनवर्ड ही हुआ ना। तो के ई प्लस पी का टोटल एट ए टाइम 85 रहने वाला है, 50 जूल ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है भाई। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिखा हुआ मैकेनिकल एनर्जी देख लो पी प्लस की टोटल एनर्जी पूछे कि 2 सेकंड बाद बताओ कितनी थी, तो 2 सेकंड बाद पी निकाल लेना, 2 सेकंड बाद के ई निकाल लेना, तो के ई और पी को जोड़ देना, तो टोटल एनर्जी ऐसे भी आया कि 2 सेकंड बताओ क्या हुआ, तो वो अभी क्वेश्चन आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ पहले इसके ये करा देता हूँ, तो वर्क और एनर्जी के, क्योंकि फोर्स मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, पहले वर्क पावर एनर्जी का ही करा देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ फटाफट, तो इससे आइडिया आपको हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिफाइन वर्क, ऐसा यूनिट बता रहे, ऐसा यूनिट जूल है। वर्क इससे टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। भाई देखो कभी भी कोई डेफिनेशन आए पहले तो भाई फॉर्मूला मार दिया करो, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। पहले तो वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड ना समझ लेना। तो बस ये बता, वर्क इज टू बी डन विद द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, डिस्प्लेस इट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यही तो लिखा है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेस हुआ, इसे बोलते हैं, और इसके SI यूनिट जूल है। तो पहले फॉर्मूला दिखा दिया, आधे नंबर तो इसी मिल गए, फॉर्मूला दिखाने में फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया तुमने, है कि नहीं। अब डिफाइन है तो थोड़ा सा डेफिनेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफाइन जूल, रिलेशनशिप SI CJ रिलेशन मैंने बताया, अभी बताया मैंने, जूल और
का सीजर ऐसा ही बताओ, ऐसा ही मतलब ERG, अर्ज, अर्ज 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 नहीं दिया लेकिन अर्ज समझो इसे, सेम जो मैंने अभी बताया था। व्हेन फॉर व्हेन इफ, अब देखो डिफाइन जूल बताना है तो जो जूल बताने का मतलब यही बताया था मैंने, ये जो बताया था ना 1 जूल, तो 1 जूल बताना है तो मैं अभी 1 मत लिखो। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस 1 मीटर बॉडी इज कॉल्ड 1 जूल। लो, है ना, कितना आसान है फिजिक्स पढ़ना, इसमें याद थोड़ी ना करना होता है कि आपको याद करना याद नहीं करना होता है, ठीक है ना। फॉर्मूले मालूम है, कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट लिखते जाओ, बाद में पूरा ये दिखा देना जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। A man having box on his head climbs up a slope and another man having an identical box walk the same distance on level road। मतलब एक हॉरिजॉन्टल चल रहा है और एक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहा है वो तो नेगेटिव वर्क करेगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो जीरो वर्क, क्योंकि वजन जो है बॉक्स, वजन मतलब ग्रेविटी, और ग्रेविटी डायरेक्शन नीचे होता है, तो ग्रेविटी ऐसे और एक ऐसे जा रहा है मतलब जीरो वर्क, ग्रेविटी ऐसे और एक ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ठीक है ना। अब दोनों को फॉर्मूले बता सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ऐसे रोड में जा रहा है और ग्रेविटी नीचे है, एक का फॉर्मूला ये दे दिया इज इक्वल टू करके, और एक का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री दे दिया जब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा हु डज मोर वर्क, यहाँ पे देखो स्लोप वर्ड किया है, तो स्लोप मतलब जस्ट ऊपर नहीं हो गया, अगर जस्ट अपोजिट होता तो नेगेटिव दे सकते थे, स्लोप है तो कितना है स्लोप मतलब वर्क कुछ तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा हु डज मोर वर्क करना, ये तो जीरो वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला लेवल रोड वाला तो जीरो वर्क कर रहा है, स्लोप वाले तो कुछ भी काम कर रहा होगा, मतलब ऐसे स्लोप चल रहा होगा तो फुल नेगेटिव नहीं होगा। जब ठीक है, जब वो इस तरह जाएगा ऐसे करके, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, तब उसको क्या माना जाएगा, नेगेटिव वर्क माना जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात है तो इसको भी नेगेटिव वर्क नहीं, क्योंकि मालूम है अगर स्लोप हुआ ना तो स्लोप में यहाँ से स्टार्ट यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हुआ कि इधर से स्टार्ट इधर होता तो बिल्कुल अपोजिट होता ग्रेविटी के, अभी ग्रेविटी का अपोजिट नहीं हो रहा है बिल्कुल, स्टार्टिंग से हर बार चेंज होता है यार, स्लोप चेंज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं कहोगे अगर स्लोप फॉल्ट है, ठीक है ना, स्लोप फॉल्ट है, अगर स्लोप फॉल्ट है तो। अब देखो कह रहे हैं कि एक मैन ने बकेट पकड़ा हुआ है, रुका हुआ है, अब रुका हुआ है तो मतलब वर्क किया है क्या, कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, इस बार डिस्प्लेसमेंट जीरो। भाई वर्क कब जीरो हो सकता है, जब तुम 4 जीरो लगा दो, डिस्प्लेसमेंट तो रहा लेकिन फोर्स ही मेरा जीरो है तो ओवरऑल वर्क जीरो, तुमने फोर्स बहुत लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो ओवरऑल वर्क जीरो, जब कॉस थीटा 90 डिग्री हो तब जीरो, समझे। तो इतने कंडीशन में वर्क जीरो हो सकता है। देखो अभी जब रिवीजन के बाद कितना तेजी से चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, सैटेलाइट वाला आ गया वहाँ भी वर्क जीरो, बस फॉर्मूला देखो जहाँ पे भी रीजनिंग पूछ रहा है, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, रीजनिंग आपको पूछे फॉर्मूला मार दो भाई, फॉर्मूला मार दो कि यार सैटेलाइट वाला है, सैटेलाइट इधर जा रही, खींच इधर रहा है सेंटर की तरफ, जा इधर रही है ना, टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री जीरो, टोटल वर्क जीरो, इसी में एक्सप्लेन कर दो। सर्कुलर की सैटेलाइट के ऊपर जो उसका ये है इसे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ है, इस पर सेंटीमीटर फोर्स खींच रहा है, सैटेलाइट का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, दैट इज 90 डिग्री विद सेंट्रीपिटल फोर्स, बाद में फोर के फॉर्मूला वर्क खत्म था, बस इससे आसान तरीका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सब कर लेना, फिर डिफाइन जगह कर, देखो ये सारे तो कर ही लेना, ये तो मतलब आते ही हैं एग्जाम में, ये सब एग्जाम में आते हैं, शुरुआत के 5 तो एग्जाम में आते ही आते हैं। ये बुक है ना हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, इससे पक्का याद, हाँ इससे पक्का याद किया तुम्हें। नाइन्टी डिग्री जीरो हटाओ, हाँ एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर के एसआई यूनिट क्या है, वॉट है, पावर के एसआई यूनिट पूछा पहले तो फॉर्मूला मारा करो, डिफाइन पूछे फॉर्मूला पूछे, सॉरी डिफाइन पूछे यूनिट पूछे पहले तो मार दिया करो फॉर्मूला, सबसे आसान होता है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यही हुआ ना, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो पावर 1 वाट कब होगा, जब 1 पावर वर्क 1 जूल वर्क अपॉन टाइम है ना, तो 1 जूल जब 1 सेकेंड में काम हो रहा है तब मतलब एक वॉट माना जाएगा, याद रखें सब चीज़ें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क है वर्क, तो यानी कि
एक अगर बोलेंगे 1 वाट कब होगा, अब पावर को डिफाइन करना है। पावर डिफाइन कैसे करोगे मालूम है, फॉर्मूला तुम्हें डिफाइन बता देगा। व्हेन 1 जूल इज वर्क डन बाय 1 सेकेंड कॉल 1 वाट पावर। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, तो बाद में और एक्सप्लेन कर देना, बाद में यूनिट बता देना क्या क्या ऐसा यूनिट पावर की, वॉट है ऐसा यूनिट की पावर की। और कुछ और भी पूछ रहा है कि हाउ द हॉर्स पावर रिलेट 1 HP में 746 वाट होता है। 1 वाट में अगर उल्टा पूछे, जैसे जैसे दिया 500 वाट, अब बोला है कि आंसर 500 वाट तुम्हारा आंसर है, बोला आंसर HP में बताना। क्या कह रहा है, आंसर HP में बताना। तो 500 को डिवाइड बाई 746 कर लोगे। वाट के HP में जाने के लिए डिवाइड, HP तो वाट में जाने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, उल्टा मत कर देना। याद रखना HP बहुत बड़ा होता है, वाट छोटा होता है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देते हैं। एन ऑब्जेक्ट मास एम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन, ऑन द ऑब्जेक्ट ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट में लगना है। तो बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है वर्क। ठीक है, बस फॉर्मूला ही मार दो, फॉर्मूला बताना है बस, ये जो मैंने बताया अभी। हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ना। बस ये बताना, हाफ एम कॉमन निकाल देना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंदर मार देना। ठीक है, अगर रेस्ट में लाना है तो फाइनल वाला 0 हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना कितना काम करना पड़ेगा। अब रेस्ट में लाना ही है तो ये तो 0 हो जाए, कुल मिला के इतना ही काम करना पड़ेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो, अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ कितना काम करना पड़ेगा। बस इतना ही काम करना पड़ेगा, फाइनल जो भी है, जो भी इनिशियल हटा दो, चलो फाइनल वाला तुम्हारा 0 हो गया ना, भाई इतना काम करना पड़ेगा। यानी कुछ मास है तो कुछ स्पीड तुम्हें देनी पड़ेगी, कुल मिला के बात ये होगी। ठीक है ना, देखो हाफ एम 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, फाइनल 0 होगी। तो यहाँ पे v है, u लिया v लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो u ही समझो इसे आप, मतलब माइनस का, ये देखो ना माइनस का हाफ एम स्क्वायर, इतना वर्क नेगेटिव करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इतना तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो वाला एक पार्ट तो 0 हो गया ना, रेस्ट में लाना है ना, एक पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज इतना, अगर ऐसे भी करके दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, ये 9 वाला इंपॉर्टेंट है। देखो पार्टिकल स्पीड डबल, वही सेम 2v का होल स्क्वायर, 4 टाइम ऑफ के वी हो जाएगा, 2 का 4, हाफ एम वी स्क्वायर अलग करो, 2 का स्क्वायर 4 अलग कर दिया, तो 4 टाइम्स ऑफ के वी हो जाएगा, आधा है तो आधा हो जाएगा। तो जो है सब चीज़ें कर सकते हो तुम लोग। अब बताओ, यहाँ पे वर्क तो 0 हो रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कह रहा है कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मालूम है क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड में चेंज होना, स्पीड में चेंज नहीं होना मतलब एक्सेलरेशन 0। लेकिन फिर भी हम सर्कुलर में कहते हैं कि एक्सेलरेशन है, फिर भी हम सर्कुलर में क्या कहते हैं, जबकि वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है, ये देखो, फिर भी हम कह एक्सेलरेशन है इसमें। क्यों सर, एक्सेलरेशन है, स्पीड तो बढ़ नहीं रही है ना, स्पीड घट रही, तो एक्सेलरेशन क्यों हम नहीं मानेंगे। तुम नहीं मानो, तुम्हारी गलती है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी वेलोसिटी तुम्हारी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है हर बार। सर्कुलर में हर बार डायरेक्शन बदलता है, टेंजेंशियल इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, हर बार बदलता है। तो ड्यू टू इट्स डायरेक्शन वी कैन से इट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है ना, इलेवन का फर्स्ट कर लेना, ये करना। इट इज पॉसिबल ए बॉडी पजेस एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, यस इट इज बॉडी बिकॉज बॉडी एट रेस्ट कैन पजेस ए पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पजेस बाय ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन इज नोन ए पोटेंशियल, ड्यू टू इट्स हाइट ना बोलना, जस्ट हाइट बोल दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट में थोड़ी ना होती, इलास्टिक में भी तो होती है, उस जगह होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी होती है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो कई जगह होती है। तो ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन कह सकते हैं। तो 13 वाला याद कर लेना। तो फिजिक्स कितनी छुट्टी मिल रही है, हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये देखना, डेरिवेशन देखना, फोर्स इक्वल टू जी होता है,
तो वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम एम इंटू जी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की बात हो रही ना, तो ग्रेविटी लाना पड़ेगा, फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी होता है, तो एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो एम जी एच होती है। तो ये वाला 14 वाला कर लेना, कॉन्सेप्ट बेस है यार। 16 वाला कर लेना। ए बॉल इज प्लेस ऑन कॉम्प्रेस स्प्रिंग, व्हेन स्प्रिंग रिलीज बॉल इज ऑब्जर्व फ्लाई अवे, क्यों, क्योंकि जब हम कॉम्प्रेस किए हुए स्प्रिंग, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी तो कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए फ्लाई कर जाएगा। व्हाट फॉर्म एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई डज फ्लाई, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, इट कन्वर्ट और इट ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म। ये सारे आते हैं कि इलेक्ट्रिक आयन में कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक आयन में इलेक्ट्रिक का एनर्जी टू हीट एनर्जी हो रहा है, सीलिंग फैन में मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। ठीक है, ये सब कर लेना, ईजी है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। राइट द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ वही वाला, नॉट डिस्ट्रॉयड वाला कर देना, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पेज नंबर 24। ये देखो, एनर्जी कैन नेदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। एग्जांपल के तो 3-4 एग्जांपल बता देना, फ्री फॉल बॉडी वाले बता देना एग्जांपल कि इसमें पी बहुत ज़्यादा है, कई जीरो है, फिर आगे जाके पी समथिंग कई समथिंग, यहाँ पर आके पी जीरो के कई बढ़ गए। वो जो ये पूरा एग्जांपल में लिखा है ना, टेबल पूरी बनाई थी वाली। ठीक है, ये सब एग्जांपल आते ही आता है वाले। ये बॉडी मास 1 kg अलाउड टू फ्रीली fall freely under gravity, what is the momentum of the body after 5 सेकेंड। मोमेंटम ऑफ बॉडी देख लो, मोमेंटम में पहुंच गए हम लोग, क्लास 9th में पहुंच गए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी दिया है क्या सर, मास तो दिया है सर वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ है। देखो, बॉडी इज मास 1 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फोर्स आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड बाद की वेलोसिटी, पहले तो रेस्ट में था, जब नीचे गिरा तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेलोसिटी बढ़ती गई, 5 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, अगर ये मालूम पड़ जाए तो मास का वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालें, हमारे पास कॉन्सेप्ट था, वी मोशन ऑफ इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी, वी इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी यू प्लस एटी, ये याद रखना। जब फ्री फॉल है तो फ्री फॉल के सीधा फॉर्मूला याद रखना, वी इज इक्वल टू जी इंटू टी, ये डायरेक्ट भी आ सकता है फ्री फॉल के लिए सर, स्पेशली वी इज इक्वल टू जी इंटू टी। ठीक है, तो ग्रेविटी कितनी दी है, ग्रेविटी नहीं दी है, तो आपने 10 ले लिया है। ठीक है ना, 10 ले लिया है और टाइम है 5 सेकेंड, तो 10 इंटू 5, अगर नहीं दिया तो 10, नहीं दिया हो तो 9.8 लेना पड़ता है, लेकिन चलो तुम 10th में हो तो 10 ले लेना। ठीक है, तो जी इंटू टी, 10 इंटू टाइम 5 सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड आगे फाइनल वेलोसिटी। 5 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकेंड, बस वेलोसिटी आ गया, मास है 1 किलो, 1 किलो इंटू 50, तो मोमेंटम आ गया 50 किलोग्राम। पूरी यूनिट लिखना हर एक में ज़रूरी है, तो मोमेंटम में वैसे यूनिट कोई नहीं है, बट डायरेक्ट लिखना, मास मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 50, मास 1 किलो दिया है ना। ठीक है, आते हैं एग्जाम में मोमेंटम पर। फिर बाद में सेकेंड में पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो फ्री फॉलिंग बॉडी की हाइट क्या थी। देखो हमने कैसे इक्वेट कर दिया यार, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक में बदली है। यहाँ पे सिस्टम क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो पोटेंशियल थी जब बॉडीज को जो छोड़ रहे थे वही लास्ट में आगे काइनेटिक हुआ, मतलब एम जी इक्वल हाफ एम वी का स्क्वायर। एम तो एम काट दो, वैसे एम दिया भी है लेकिन हम यहाँ काट दो, चलो जी तुम्हें 10 है, एच में ही मालूम, वेलोसिटी तुम्हें मालूम पड़ गया, 50 मीटर पर सेकेंड आया है, तो 50 इंटू 50 125 मीटर। देखा, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, हमने झूला टाइप है, झूला स्लाइडर है, हमने बॉडी को ऐसे यहाँ पर रख दिया, तो स्लाइडर तो नीचे आ जाएगा, स्लाइड होके
नीचे आ जाएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। हमने धक्का नहीं दिया एक्चुअली में, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इधर खींच रही है, जा इधर रहा है, एंगल कितना बन रहा है? फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटी का, जा इधर रहा है ना। ग्रेविटी तो परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगे सेंट्रल अर्थ के सेंटर की तरफ, तो बस mg cos थीटा। तो पूछा क्या, इफ द बॉडी स्लाइड इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 60 फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बॉटम एट द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पूछा है तुम्हें, और हाइट में दी गई 4 मीटर। भाई यहाँ पर जब ये रखी थी बॉडी, तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? mgs था, पोटेंशियल था, और आके गिरा तो क्या हो गया? काइनेटिक। तो वही पूछ रहे हैं कि बताओ वेलोसिटी कितनी होगी जब आके गिरा, तो बस सेम कॉन्सेप्ट कर देंगे, क्या? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m से m काट देना, देखिए mgh m से m काट देना, ठीक है। लेकिन mg का तुम्हारा बस एक एंगल की वजह से mg का एक ये लग जाएगा mg cos थीटा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा ये जो है ना डायरेक्ट नहीं आ रहा है हाइट पे, जहाँ ग्रेविटी खींच रही उस एंगल पे नहीं आ रहा है, तो cos 0 तो 1 हो जाता, सिर्फ mg लिखते हैं, ठीक है। तो mg cos थीटा लगाना बस इतना, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये जो बॉडी ये जो गिर रही है ना, mg नहीं खींच रहा है, mg cos थीटा खींच रहा है, ग्रेविटी डायरेक्ट नहीं खींच रही है ना। तुम खुद ही सोचो ना, अगर बॉडी ऐसे गिरती तेज गिरती, स्लाइड होकर थोड़ा स्लो नहीं कर रही होगी, क्योंकि mg का पूरा कंपोनेंट ग्रेविटी का नहीं लग रहा है, cos थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा है, cos से वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इंटू h, बस m से m काट देना, cos थीटा तो पता ही है, ग्रेविटी तो पता ही है, हाइट 4 मीटर दिया ही हुआ है, ठीक है। m से कट रहा है, वेलोसिटी आ जाएगी, v को उधर भेज के सब, ठीक है, आ जाएगा आंसर। हम नहीं समझे, नहीं समझे, m से m काटा तो हाफ में 2 उधर मल्टीप्लाई करा देना, v स्क्वायर 2 इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू h। अब की बार डिस्प्लेसमेंट में कॉस थीटा नहीं है, इसको फोर्स की तरफ कॉस थीटा है, v स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू कॉस है 60, कॉस 60 होता है 1/2, हाइट है 4, 2 से 2 कट गया 40 आ जाएगा, 40 2 से 2 कट गया 40, और उसको निकालोगे तो अंडर रूट में आंसर आएगा कुछ, तो जो भी अंडर रूट में आंसर निकाल के दिखा देना, ठीक है ना। 2 से 2 कट रहा है ना, देख लो एक बार, m से m गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो g cos थीटा h, g 10 है, cos थीटा 60 डिग्री 1/2 है, h है 4 मीटर, तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 गया तो 40 आया, v इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 बचेगा अंदर, वेलोसिटी आ जाएगी 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मशीन का, ठीक है ना। तो मशीन में बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट कह लो, 3 अप्रोच कह लो, ठीक है ना। तो मशीन का मतलब तो ऐसे लेक्चर देखो मैं डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्या है, रिवीजन है, तो हर चीज़ मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा कि मशीन का मतलब, लीवर का मतलब, ये क्या है, रिवीजन लेक्चर है, मुझे 20 या 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है, ओवर करना है। डिटेल्स में आप लोग सब कर चुके हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में करते हैं मशीन को। एक तो मशीन वाले डायरेक्ट फॉर्मूले रहते हैं, जिसमें मशीन में हम लोगों को लोड निकालना पड़ सकता है, एमए निकालना पड़ सकता है, वीआर निकालना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा एक लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और तीसरा एक पुली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो मशीन को हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे, कैसे? एक तो मशीन के बेसिक फॉर्मूलेज होंगे, फिर लीवर्स होंगे, फिर पुली होगी, ठीक है। तो लोड का मतलब जहाँ पे हमें वजन उठाना है, एक मशीन है इसमें वजन उठाना है। अब मशीन वो जो वजन है वो चाहे तो लीवर से उठा सकते हो, चाहे तो पुली से उठा सकते हो। मैं मशीन को एक्चुअली अभी तो एक गियर वाला हटा दिया पार्ट आप लोगों से, पहले गियर भी था। तो यही मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड है, लीवर पुली। लीवर वाले क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैंची हो गई, वो लीवर हो गया, ठीक है, टोंग हो गया, प्लायर हो गया, सारे लीवर हो गए। और दूसरा मशीन के कौन से पार्ट से करना है, पुली से, जहाँ पे चक्का रहता है, सामान उठाने वो भी आसान पड़ता है हमें। तो लीवर और पुली मशीन, यानी मशीन के बेसिक फॉर्मूले होंगे, उसके बाद लीवर और पुली में 2 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो मशीन के बेसिक फॉर्मूले हमारे पास क्या होंगे वो देखो एक तो लोड होगा, दैट इज एल, इफर्ट ई, लोड मतलब हम वजन उठा रहे हैं, इफर्ट मतलब हम इफर्ट लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो लोड क्या है, आउटपुट है, इफर्ट क्या है, इनपुट है। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो व्हाट इज सर मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन, भाई कोई हम मशीन क्यों यूज कर रहे हैं, टू गेट सम एडवांटेज, टू गेट सब एडवांटेज। क्या एडवांटेज हमें मिल सकता है? या तो हमें फोर्स मल्टीप्लायर मिल जाए,
मतलब हम कम कम ताकत लगाएं, ज़्यादा वजन का उठा लें। वजन है हमारे पास 200 किलो, मेरे पास ताकत है 20 किलो की उठाने की, 25 किलो की ताकत उठाने की, तो हम क्या करें ऐसा? तो ऐसी मशीन बनाएंगे, ऐसी हम मशीन बनाएंगे कि 200 किलो का वजन उस मशीन से उठा लेंगे। अब वो लीवर के फॉर्म में है या पुली के फॉर्म में, वो अलग बात है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन इफर्ट, कि कितना इफर्ट तुमने लगाया, आउट ऑफ कितना इफर्ट में कितना लोड लिया, आउट ऑफ कितने इफर्ट में कितना लोड लिया, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज, अब अगर अब एम ए, यहाँ से मैं एम ए का बता रहा हूँ कुछ डायमेंशंस, कुछ वैल्यूज। देखो मैंने क्या किया, एम ए इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट दिया हुआ है। लोड आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, इफर्ट दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन, हम 20 न्यूटन उठा रहे हैं फोर्स बाय अप्लाइंग 10 न्यूटन, यानी एम ए क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। एम ए यानी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया किससे? 1 से। 2 आ गया ना यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने लोड उठाया 20 न्यूटन, इफर्ट मेरा है 10 न्यूटन, मैं 10 न्यूटन में 20 न्यूटन उठा लिया, एम ए ज़्यादा आ गया। एम ए ज़्यादा हो गया 1 से, एम ए ज़्यादा किससे हो गया? 1 से। तो एम ए 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोचो हमें इसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? एम ए 1 से ज़्यादा आ रहा है कब? जब तुम्हारा लोड ज़्यादा, इफर्ट कम है, एज पर मैथमेटिक्स दिस फ्रैक्शन, ठीक है ना। लोड मेरा 20 न्यूटन है, इफर्ट मेरा 10 ही न्यूटन है, तो हमें क्या फ़ायदा मिला? सोचो ज़रा सा, क्या फ़ायदा मिला हमें? फोर्स मल्टीप्लायर। हमें क्या फ़ायदा मिला? फोर्स मल्टीप्लायर। हमने अपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कम ताकत में ज़्यादा उठा दिया। तो एम ए कुल मिला के, अगर रटने वाली बात है, समझाने वाली बात मैंने बता दी, अगर रटने वाली बात है, एम ए 1 से ज़्यादा है, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर है। वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर मशीन बोलेंगे। ठीक इसी तरह अगर एम ए 1 से कम है, देखो ये मैंने ये सिंबल देखो, बड़ा सिंबल 1 की तरफ बना है, मतलब 1 बड़ा है, मतलब 1 से कम है, ठीक है ना। एम ए जो आ रहा है ये देखो 1 से कम है, तो एम ए 1 से कम है का मतलब क्या हुआ? यहाँ फ्रैक्शन में आ जाओ, एम ए 1 से कम कब निकलेगा? समझो तुमने लोड उठा रहे हो 5 न्यूटन और इफर्ट तुमने दिया 20 न्यूटन, 5/20, 5/20 1 से कम आ गया। यार इफर्ट हम ज़्यादा दे रहे हैं, लोड कम मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा ही क्या है मेरा? हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, मेरा क्या फ़ायदा है सर? फ़ायदा इसमें तुम्हारा स्पीड मल्टीप्लायर क्या है, तुम्हें काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, नॉट ताकत, सॉरी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो एम ए अगर 1 से कम आ गया तो क्या बोलेंगे? स्पीड मल्टीप्लायर है। क्या है? स्पीड मल्टीप्लायर है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। फिर अगर एम ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, मतलब जितना लोड उतना इफर्ट, सर क्यों हम टाइम पास करें मशीन लगा के? सर हमें जितना ताकत लगानी पड़ रही है, 20 न्यूटन के लोड उठाए ना, 20 न्यूटन ताकत लगानी पड़ रही है, भले एम ए 1 हो गया, 20/21 हो गया, तो सर मेरा फ़ायदा क्या है इसमें? तो सर मेरा फ़ायदा क्या है इसमें? क्या फ़ायदा बोलिए? नहीं, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो पहले में क्या लगा, इधर देखो, पहले में क्या लगा? एम ए 1 से ज़्यादा, क्यों? हमने कम ताकत में ज़्यादा वजन उठा दिया, हाँ फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। दूसरे में गुस्सा हो गए, तो क्या गुस्सा हो गया? सर हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, लोड मेरा कम है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, लोड मेरा कम है, आप गुस्सा हो गए। गुस्सा होने की बात नहीं, ये क्यों हम लोग मशीन यूज़ करते हैं? स्पीड मल्टीप्लायर। तो देखिए सीजर खास करने सीजर, देखिए ग्रास काटने वाली ग्रास होती है हल्की, हमें ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? इतने पूरी ग्राउंड की ग्रास है, जल्दी कर है, तो आगे का उसका जो आर्म होता है ना, लोड आर्म, वो बड़ा होता है देखो, और इधर का छोटा होता है, काटने वाला वो वाला पंचिंग छोटी होती है, और आगे जो कैंची होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एम ए तुम्हें 1 से कम मिलता है, हमें लोड ज़्यादा नहीं चाहिए, जब ताकत बहुत है, घास काटना क्या है, मेरे हाथों में ताकत बहुत है, लेकिन अब क्या करें यार, कैसी मशीन बनाए कि स्पीड बढ़ जाए, तो इसलिए ऐसे बनाते हैं, इससे स्पीड मल्टीप्लायर हो जाता है। तो वाली कैंची बनाते हैं जिसमें इफर्ट आर्म कम रहती है लेंथ, और लोड आर्म की लेंथ ज़्यादा रहती है, लोड आर्म की लेंथ ज़्यादा होती है, तो स्पीड मल्टीप्लायर बन जाती है हमारी, ठीक है ना, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीड हमें मल्टीप्लाई क्यों बता रहे हैं। और इसी तरह अगर कोई टीन इन काटते हैं ना, कोई भारी चीज़ काटते हैं, कोई टीन हो गई, कोई भारी चीज़, उसमें क्या होता है मालूम है? इफर्ट का आर्म बड़ा रहता है तुम्हारा, और कैंची जो रहती है ना, छोटी सी कैंची थार, वो छोटा होता है, अलग अलग टाइप की सीजर होती है। क्यों ऐसा होता है? जिससे कि एम ए हमें ज़्यादा मिले। क्यों ज़्यादा मिले, क्या बता रहे हैं? एम ए क्या मिले? ज़्यादा मिले। एम ए ज़्यादा मिले, मतलब एम ए 1 से ज़्यादा फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए होता है। तो 1 के लिए क्या था? डायरेक्शन चेंज करना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें कुएं से पानी वो उठानी है, क्या बोलते हैं, बाल्टी उठानी है, हम लोग बाल्टी डायरेक्ट नहीं उठाते हैं, हम लोग पुली लगाते हैं, पुली लगाते हैं, बाल्टी ऊपर लानी है, हम ऐसे नीचे खींचते हैं,
क्यों? क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाता है वो। MA1 है, जितनी बाल्टी का वजन उतनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया कि हमें ऐसे खींचना, इस तरह खींचना आसान हो जा रहा है मेरे लिए। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए MA1 होता है। तो हमें फ़ायदा, ताकत और स्पीड से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। क्यों मालूम है? कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ऐसे याद करना नहीं। कॉन्सेप्ट क्यों? कोई भी ऑब्जेक्टिव एक नंबर का फंस जाएगा, ऑब्जेक्टिव कोई भी एक नंबर का फंस जाएगा वहाँ पर, कोई भी घुमा के दे देगा तुम्हें, ठीक है ना। कि पुली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वन सिंगल फिक्स पुली, उसमें तो MA तो 1 है, इसमें तो ना फोर्स ना स्पीड है, ना तो हमें फोर्स का फायदा मिल रहा है फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ना स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है डायरेक्शन बदल के बाल्टी को उठाना। हम डायरेक्ट बाल्टी ऐसे नहीं उठा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया फॉर्मूले। इसके अलावा VR देख लो। VR क्या होता है? एक तो MA हो गया। VR क्या है? VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मतलब इफर्ट में कितनी तुमने, तुम्हारी आर्म है या तुम्हारी अगर पुली है तो कितनी डिस्टेंस तुम्हारा इफर्ट में खींचा और कितना डिस्टेंस तुम्हारा लोड में खींचा। हाँ, ये भी होता है VR। अब पुली जो हम लोग लगाते हैं ना, पुली सिस्टम, वो VR के फायदे के लिए लगाते हैं। पुली सिस्टम होता है क्या मालूम है? इफर्ट में तुम्हें ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है VR के लिए। क्यों? कि जब भारी भारी जो मशीन होती है ना, जब उनको उठाना होता है तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा चाहिए होता है। मैकेनिकल 1 से ज़्यादा चाहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर मिले। बड़ा बड़ा भारी जनरेटर उठाना है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी पुली देते हैं, उसका VR बढ़ाते हैं। जब उसका VR बढ़ेगा तो उसका MA भी बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हें रस्सी है ना, इफर्ट में बहुत खींचनी पड़ती है, मशीन उठेगी इतनी। तुम्हें रस्सी, अगर तुमने रस्सी इतनी खींची पुली से तो मशीन कितनी राइज होगी? सिर्फ इतनी सी राइज हो पाएगी। सोचो, क्योंकि बीच में पुली जो लगी ना, उसमें उसका डिस्टेंस कवर हो जाता है। फिर तुम्हें इतनी खींचोगे तब जाके मशीन और इतनी उठेगी, इतनी सी जगह लेगी मशीन उठाने के लिए। लेकिन हाँ, वजन में बहुत हल्का लगेगा, तुम्हें वजन बहुत हल्का लगेगा। क्यों? कि तुम VR बढ़ा रहे हो, VR बढ़ाने तुम्हारा MA बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया VR का? ठीक है, ठीक है। तो MA का फॉर्मूला लोड अपॉन इफर्ट क्यों है, कैसे है, क्या है, सारी चीज बता दी। VR का MA से तुम्हें रिलेशन देना पड़ता है, इनटू एफिशिएंसी। क्या है फॉर्मूला? अगर तुम्हें MA निकालना है VR से, मैंने कहा कि VR से MA का खास रिलेशन है, ठीक है, खास रिलेशन है, ठीक है। VR बढ़ाएंगे तो MA बढ़ेगा। हाँ, ये बात सच है, देख लो। MA इज इक्वल टू VR इंटू एफिशिएंसी। VR बढ़ेगा, MA बढ़ेगा, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो भी MA बढ़ेगा। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हर एक मशीन की अपनी एक ये होती है, वो कितनी ज़्यादा काम के लिए इफ़िशियंट है। अब इफ़िशियंट मतलब एफिशिएंट ही हुआ ना, ठीक है। हर मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती कि जितनी तुमने मशीन लगाई, जितने तुमने फॉर्मूले लगाए पूरा मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल मशीन में। क्यों नहीं पॉसिबल होता है भाई? कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ हीट होगी, कुछ तो तुम्हारी एनर्जी इधर उधर भाग रही है, साउंड होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी अक्सर 90% तुम्हारे इसमें दे देते हैं, 60-70 जितनी, डिपेंड करता है मशीन के ऊपर की एफिशिएंसी। तो ओवरऑल MA है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है MA में, ठीक है ना। तो VR याद रखो, VR जब मशीन बनाते हैं VR बन जाता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन। जब मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, मशीन का असेंबल जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, VR फिक्स हो जाता है भाई। किसका स्क्वायर होता है? VR इज इक्वल टू फिक्स, ठीक है। VR तो VR फिक्स हो जाता है, यानी कि MA डिपेंड कर रहा है किस पर? एफिशिएंसी पर। VR तो फिक्स है ना, तुमने पुली बना दिया, तुमने मशीन बना दी, VR फिक्स हो गया। मैं सबका बताऊंगा अभी किसका क्या VR होता है, बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यानी अगर तुम्हें MA पूछे और एफिशिएंसी दिया जाए तो पहले क्या करोगे? VR निकालोगे। VR मालूम है तो ठीक है, नहीं तो VR निकाल लो। VR कैसे निकालते हैं? इसके 2 फॉर्मूले आपके पास है, वो या अभी मैं बता रहा हूँ। VR निकालने के बाद एफिशिएंसी मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी से 90% दे दें, 80% दे दें तो 80/100, 90/100 निकाल के MA निकाल लेंगे।
इज इट क्लियर? तो वी आर फिक्स रहता है, ठीक है ना। चलो, और एफिशिएंसी का, अब यहीं से एफिशिएंसी का फॉर्मूला और करके हो सकता है एफिशिएंसी पूछे, वही फॉर्मूला है यार, फॉर्म चेंज किया है इसलिए कि हो सकता एफिशिएंसी बार बार पूछते हैं एफिशिएंसी बताओ, तो एम ए तुम्हें मालूम है, वी आर तो तुम्हें पता ही रहता है ना, जब वी आर दिया तो पता रहता है, एम ए अपॉन वी आर, एम ए अपॉन वी आर से एफिशिएंसी निकल आएगी डेसिमल में, इंटू 100 करोगे परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो एम ए अपॉन वी आर इंटू 100 करना तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो सर वी आर में कुछ और भी फॉर्मूले हैं? हाँ, हमारे पास और भी फॉर्मूले वी आर के। वी आर का वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, एक तो ये फॉर्मूला है वी आर का, और एक ये फॉर्मूला है वी आर का, एक और लिख लो, वी आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड, ठीक है। क्यों? देखो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ लोड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टाइम कट जाएगा, डिस्टेंस बचेगा, समझ गया। फिर एम ए का एक फॉर्मूला और है, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। फॉर्मूला भाई एक तरफ लिखो, देखो एक ये फॉर्मूला है, एक एम ए का ये फॉर्मूला है। देखो एक तो तुम्हें दिया न्यूटन से, फोर्स से, लोड अपॉन इफर्ट न्यूटन में दिया होगा। अगर तुम्हें डिस्टेंस से आर्म से पूछे, डिस्टेंस से, तो क्या लगाओगे? इफर्ट आर्म ऊपर लिखोगे, अपॉन लोड आर्म नीचे लिखोगे, ठीक है। इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ओके, समझिए। तो एम ए के देखो 3 फॉर्मूले मिल गए हमें, एक एम ए का फॉर्मूला लोड अपॉन इफर्ट, एक एम ए का फॉर्मूला इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एक एम ए का फॉर्मूला वी आर अपॉन इंटू एफिशिएंसी। इतने सारे फॉर्मूले हमें मिल गए एम ए के, ओके। फिर एफिशिएंसी के भी और सारे फॉर्मूले, एक तो एफिशिएंसी फॉर्मूला ये मिला एम ए अपॉन वी आर मिला, एक फॉर्मूला मेरे सामने देखो, डाउट पूछा था। सो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और मैं एक फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पेन फेंक दो भाई जो नहीं चल रहा है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। हाँ, ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। तो वर्क आउटपुट वर्क इनपुट से मतलब क्या है? मतलब तुमने ताकत लगाई, फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेस किया, कुछ रस्सी को खींचा, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनपुट हुआ, है ना। वर्क आउटपुट में कुछ लोड उठा, 3 मीटर तुमने लोड उठाया, 3 मीटर लोड उठाया, कितना न्यूटन? 20 न्यूटन उठाया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना लगाया? 20 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेस, कितना ऊपर उठाया? 3 मीटर उठाया, इंटू 3, तो वर्क आउटपुट हो गया, इंटू 100। ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो अब एफिशिएंसी 100% आइडियल में क्यों नहीं आता? उसका रीज़न ये है कि जितना तुम इनपुट देते हो भाई उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। उसकी वजह ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, हीट, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लॉस होती हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी फॉर्मूला कितने हो गए देख लो, एक तो हो गया एम ए बाई वी आर, एक हो गया एम ए बाई वी आर, एक हो गया वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100 परसेंटेज में, तो यहाँ पर इंटू परसेंटेज 100 मार देना। एक एफिशिएंसी ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, एफिशिएंसी के, ठीक है। वी आर के ये 2 फॉर्मूले हो गए, वी आर के 2-3 फॉर्मूले वी आर के। एक और लिख लो, वी आर इज इक्वल टू एम ए अपॉन एफिशिएंसी, है ना, यही वाला, इसी को फॉर्म में बदल के लिख दिया मैंने, ये लिखा, ये एम ए के फॉर्मूले हो गए, ठीक है, और ये हो गया एफिशिएंसी के फॉर्मूले, समझ गए। देखो ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक मैंने बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा एम ए का फॉर्मूला इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी होता है, एम ए का फॉर्मूला लोड अपॉन इफर्ट भी होता है, ठीक है ना, लोड अपॉन इफर्ट और इफर्ट। तो यानी कि एम ए वन साइड इक्वल, तो अदर साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा? लोड इंटू इफर्ट इज इक्वल टू, लोड इंटू इफर्ट मत करो, ऐसे करो, लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बस ऐसे याद कर लो भाई। एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट एंड एम ए ऑल्सो इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
इक्वेट हो जाएंगे। यानी लोड का मल्टीप्लाई लोड आर्म से करा दो और इफर्ट उधर एक मल्टीप्लाई इफर्ट का मल्टीप्लाई इफर्ट आर्म से करा दो, तो भी एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास इस फॉर्म में भी। क्यों हो सकता है इसमें डायरेक्ट तुम्हें 3 इन्फॉर्मेशन दे, चौथी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तुझे। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले हमारे। ठीक है, अब इसका पुलिस के फॉर्मूले अलग से आएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो तो 1 बाय 1 आपको करना है, जो मैं पेज पहले समझा रहा हूँ उसी हिसाब से चलना है। अब आ जाओ मशीन में, तो मशीन के बेसिक फॉर्मूले होगा। मशीन में हमने एमए भी सीख लिया, वीआर भी सीख लिया, एफिशिएंसी भी सीख लिया, लोड आर्म इफर्ट सारी चीज़ हमने सीख ली। अब आ जाएंगे मशीन के जो 2 टाइप दिए, एक मशीन लीवर टाइप थे, एक पुली टाइप थे। लीवर देखते हैं। अब हमारे पास लीवर 3 होते हैं, क्लास 1 लीवर होता है, क्लास 2 लीवर होता है, क्लास 3 लीवर होता है। इसको हम लोग बोलेंगे फ्ली। क्या बोलेंगे? फ्ली। ये याद रखो कि भूल जाओगे, याद रखेंगे। लीवर 1 में फलक्रम, एक और फलक्रम। लीवर 1 में फलक्रम बीच में रहेगा, लीवर 2 में लोड बीच में रहेगा, लीवर 3 में, बहुत ज़रूरी था, ये ज़रूरी था क्या? फ्ली। लीवर 1 में फलक्रम बीच में रहेगा, लीवर 2 में बीच में रहेगा और लीवर 3 में, बस ये देख लो। फ्ली में क्लास 1 लीवर, देखो हमने फलक्रम को बीच में बना दिया, एक तरफ इफर्ट एक तरफ लोड रख दिया। ठीक है, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में बना दिया, एक तरफ फलक्रम जहाँ से घूमना है, फलक्रम मतलब जहाँ से घूमना ही है मशीन को। ठीक है, बना दिया। और ई इफर्ट बीच में, फलक्रम साइड में है, इसमें फलक्रम साइड, लेकिन इसमें इफर्ट बीच में, इसमें इफर्ट बीच में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से घूमेगी मशीन, यहाँ पे इधर से घूमेगी मशीन। ठीक है ना। तो अब देखो क्लास 1 लीवर क्या होते हैं हमारे भाई, सीजर समझ लो, सीजर फलक्रम बीच में होता है। प्लायर हो गया, फलक्रम बीच में होता है, बीच में नहीं होता प्लायर, इधर 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 होते हैं। तो ठीक है, सीजर हो गया, सीसा हो गया, झूला हो गया, तुम्हारा सीसा वाला झूला हो गया, वाटर पंप हो गया, पेयर ऑफ सीजर हो गया, क्रोबार हो गया। ये मालूम होना चाहिए, मशीन का नाम भी मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम है? एग्जाम में क्रोबार दे रहे हैं, अब क्रोबार को तुम करेंट नहीं कर पा रहे हो, लीवर 1 लीवर 2 लीवर 3, फंसोगे नहीं फंसोगे, इसलिए ये नोट दिया गया, फंस जाओगे। क्रोबार मालूम नहीं, क्रोबार क्या होता है, नेट से निकाल लेना उसका ग्राफिक। भाई प्लायर मालूम है, सीजर मालूम है, क्रोबार क्या होता है, तो ये चीज़ है। ठीक है ना, ये लीवर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 2 लीवर, क्लास 2 में क्या होता है, लोड क्या होता है, बीच में होता है। लोड बीच में सोचो है, नट क्रैकर। हाँ, लोड बीच में होता है, नट क्रैकर नहीं होता। पान वाले को सुपारी काटते हैं, ऐसा होता है। फलक्रम आखिरी में, लोड बीच में, इफर्ट यहाँ पर, तो यहाँ पे रखते हैं नट और काटते हैं हम लोग ऐसे करके। लोड बीच में हुआ, इफर्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है? इन क्लास लीवर 2 MA ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये सब कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव से पूछ लिया फंस जाओगे तुम लोग। क्यों? सोचो क्यों? क्यों भाई? इस वाले फॉर्मूले में, इस बार ये वाला फॉर्मूला किस में डालते हैं मालूम है? MA इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट एंड MA इज इक्वल टू इफर्ट अपॉन लोड आर्म। यानी कि लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू MA ये निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला आ गया ना, लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू MA है। क्या कह रहा है कि लीवर 2 में MA हमेशा 1 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या इफर्ट आर्म बड़ा है क्या इस फ्रैक्शन के हिसाब से? ये छोड़ दो, इससे देखो ये वाले फॉर्मूले से, इफर्ट अपॉन लोड आर्म। अब क्या कह रहे हैं, लीवर 2 में MA ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 इस फ्रैक्शन में कैसे आएगा, सॉल्व करोगे तो? इफर्ट आर्म ज़्यादा हो, बड़ा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो MA ज़्यादा आएगा। कॉमन सेंस। इफर्ट आर्म ज़्यादा, इफर्ट आर्म हमेशा आर्म जो काउंट होता है वो फलक्रम से ही होता है। देख लो ना, फलक्रम से E के बीच में डिस्टेंस, लोड के बीच में, लोड से E के बीच में डिस्टेंस, और लोड से F के बीच में हमेशा F से लिया जाता है। ये हो गया लोड आर्म, ये हो गया इफर्ट आर्म। कौन सा ज़्यादा हुआ लीवर 2 में? इफर्ट आर्म ज़्यादा। फॉर्मूला जो इफर्ट आर्म ज़्यादा है, लोड आर्म कम। MA 1 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न्यूमरेटर इसको सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो MA 1 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैंने कहा सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में लेना है कि भाई क्यों ज़्यादा। ये फॉर्मूला बता रहा है ज़्यादा, पर हमने नहीं बताया, फॉर्मूला नहीं बताया। क्यों? फलक्रम यहाँ पे जो आम का रिश्ते मालूम कैसे लिया जाता है? हमेशा फलक्रम से लेते हैं। इफर्ट आर्म लेंगे तो फलक्रम से इफर्ट, लोड आर्म लेंगे तो फलक्रम से लोड। इफर्ट आर्म ज़्यादा है, इसीलिए लीवर 2 में
अगर आ जाए रीजनिंग में फॉर्मूला दो, एम इज इक्वल टू इफ दिस लोड आर्म, डायग्राम बनाओ इन लीवर टू इफ आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। दैट्स वाई मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर टू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब लीवर 3 में देख लो, लीवर 3 में लोड आर्म तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, देखो लोड आर्म नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा लग रहा है, लोड आर्म ज़्यादा है ना फलक्रम से, इफर्ट आर्म कम है, डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होता है न्यूमिनेटर से वैल्यू 1 से कम आती है, सीधी बात है। तो तुम देखो ना 3/6 करो 1/2 नहीं आ जाएगा, 8/4 करो, ऊपर 8 लिखो नीचे 4 नहीं, ऊपर लिखो 4 नीचे बड़ी लिखनी ना, लोड आर्म ज़्यादा है ना, लोड आर्म बड़ा है, नीचे बड़ा लिखना है 4/8, तो ए में 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन सेंस है कि नहीं हो भाई, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, लोड आर्म बड़ा हो रहा है, समझिए। इसीलिए एम ए लेस दैन 1, ये ज़रूरी था आपको कि लीवर 3 जो होगा, और इसमें क्लास 1 में एम ए कैन है वैल्यू 1 में तो कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता हो कि इधर का डिस्टेंस ज़्यादा हो, कभी हो सकता है इधर का डिस्टेंस ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें स्पीड मल्टीप्लायर बनाना है तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, सोचो, स्पीड मल्टीप्लायर बनाना है, जल्दी बताओ, स्पीड बताओ, लोड आर्म ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लायर एम ए 1 से कम आना चाहिए, एम ए सोचो, मतलब तुम्हें रटना है ही नहीं फिजिक्स को। हमने क्या किया, स्पीड मल्टीप्लायर एम ए 1 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए 1 से, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए एम ए 1 से कम होना चाहिए। आ जाओ इस फॉर्मूले में, एम ए 1 से कम, एम ए 1 से कम कब आएगा, जब लोड आर्म ज़्यादा हो, जब लोड आर्म डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, हाँ जब लोड आर्म ज़्यादा हो, जहाँ पर हम लोड दे रहे हैं, कैंची चला रहे हैं, जिसको काट रहे हैं, वो मतलब वो स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। देखो कितनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी करा दी मैंने, है ना, कितनी सही तरीके, मतलब अब कितना भी क्वेश्चन घुमा के रहा जाए इसमें तुम्हें सब कुछ आ गया, इसमें फॉर्मूले में तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुम लोग फॉर्मूले रखते हो, फॉर्मूले समझते नहीं हो, फॉर्मूले में तुम्हें सब कुछ बता दिया कि एम ए 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, एम ए 1 से ज़्यादा मतलब इफर्ट आर्म ज़्यादा, एम ए 1 से कम से मतलब क्या है, और एम ए इक्वल टू 1 से मतलब क्या है, ये सारी मैंने कनेक्टिविटी पूरी बता दी। ठीक है, यानी ये वाला ग्रेटर देन 1 मतलब ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। अब एक तरफ और भी ऐसे भी कर सकते हो, एम ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मतलब लीवर 2 है, लीवर 2 यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लीवर 3 स्पीड मल्टीप्लायर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखो कैंची होती बाल काटने वाली, देखा है, उसमें छोटा सा इफर्ट आर्म होता है, लोड आर्म ज़्यादा बड़ा होता है, हमें आगे लंबी नोक निकली थी, उसके बाल जल्दी नहीं काटने होते हैं, बाल काटना कोई बड़ा वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए कैंची को लगाने के लिए, स्पीड तेज चाहिए तुम्हें, समझ गए ना, सारी कनेक्टिविटी तुम समझ गए। अब तुम चैप्टर क्वेश्चन उठाओगे ना, फटाफट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो इधर देखो, अब ये एक मैथ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होना मतलब एम ए ज़्यादा होना, ये तो पता ही है, न्यूमरेटर ग्रेटर बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, एम ए भी ज़्यादा हो गया, है ना, एम ए ग्रेटर देन 1, मतलब क्या चीज़ें निकलेंगी बाहर बताओ, एम ए ग्रेटर देन 1 मतलब फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब एक तरीके से इन फॉर्मूलेज में न्यूमरेटर बड़ा होना मतलब फोर्स मल्टीप्लायर होना, है ना, फोर्स मल्टीप्लायर। और फोर्स मल्टीप्लायर लीवर में लीवर 2 हो जाता है ना, लीवर 2 हो जाता है, L2 लिख रहे हैं, लीवर 2, ठीक है, लीवर है ये, ठीक है, ये लीवर 2 में इसका मतलब लीवर 2 में क्या इफर्ट आर्म ज़्यादा होता है, हाँ इफर्ट आर्म बड़ा होता है, इसका मतलब यही हुआ ना। देखो एक लाइन में कितनी सारी चीज़ें आ गई। इसी तरह डिनोमिनेटर बड़ा होना, वो वॉल्यूम आया ना, अभी बात बता रहे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा होना मतलब एम ए लेस देन 1, एम ए लेस देन 1 का मतलब ही सर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर, और स्पीड मल्टीप्लायर होता है लीवर 3। अच्छा, एम ए ग्रेटर देन 1 का एक और मतलब निकल रहा है, एक और ऐसे लिखने चाहे लिख सकते हैं, एम ए ग्रेटर देन 1 मतलब या तो लोड ज़्यादा, लोड या तो ज़्यादा और इफर्ट आर्म ज़्यादा, है ना, दोनों ही है ना न्यूमरेटर में, और
एरो मतलब ज़्यादा होना। यार कितनी सारी चीज़ें खत्म हो गई एक लाइन में, है ना। एम ए लेस देन 1, या तो लोड कम होना, या ऐसे कह दो, या तो इफर्ट ज़्यादा होना, है ना, इफर्ट ज़्यादा होना, लोड कम ही होना हुआ ना, और लोड आर्म ज़्यादा होना। सब कुछ खत्म करा दिया हमने, कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट खत्म करा दिए, है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो बात आ गई लीवर की। फिर दूसरी कौन सी टाइप की मशीन है हमारे पास, पुली है। तो डिटेल लेक्चर में पुली के बारे में पूरा मैंने बताया हुआ है। हमारे पास सिंगल फिक्स पुली होती है, हमारे पास सिंगल मूवेबल पुली होती है, और हमारे पास ब्लॉक टैकल वाली भी पुली होती है। सिंगल फिक्स में जैसे जो वेल में पानी नहीं खींचते हैं, निकालते हैं ऊपर, वो होती है सिंगल फिक्स पुली। उसका एम कितना होता है, अब ये तुम्हें याद है, वी आर तो फिक्स हो जाता है भाई। तुमने सिंगल फिक्स बनाई, वी आर में रट्टा मार लो, वी आर वन है उसका, खत्म हो के बाद। एम ए वन है कि नहीं है, डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर। एम ए वन है कि नहीं है, किस पर डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वी आर तो फिक्स है, फिक्स, वी आर फिक्स है। अब एम ए अगर एफिशिएंसी 100 है, तो एम ए भाई, एम ए का फॉर्मूला बताया तो है मैंने सारा, ये क्या है एम ए का फॉर्मूला, है ना, ये देखो, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। वी आर 100%, 100/100, वी आर 1 होता है फिक्स पुली का, तो एम ए भी 1 आ जाएगा। क्लियर। तो कुल मिला के तुम्हें पुली के जो अलग अलग टाइप की पुली हैं उनका वी आर मालूम होना चाहिए। एग्जाम में वी आर नहीं देगा, अब बोलेगा एम ए निकालो, एफिशिएंसी दे देगा। ठीक है, तो सिंगल फिक्स में एम ए कितना होता है, 1 होता है। सिंगल फिक्स में वी आर 1 होता है, नॉट एम ए 1 होता है, नहीं, वो एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अगर आइडियल वर्ल्ड है तो 1 हो जाएगा, अगर आइडियल नहीं तो एफिशिएंसी दी जाएगी। ये भी सुनो, फॉर आइडियल, आइडियल का मतलब क्या हुआ, आइडियल मशीन का मतलब 100% एफिशिएंसी होगी बस, यानी एम ए जो वी आर वही एम ए हो जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी, सेम आ जाएगा। समझ गए। अब देखो सिंगल मूवेबल में, सिंगल मूवेबल में फॉर आइडियल एम ए इज इक्वल टू, ये पहले वी आर को फिक्स करें हम। सिंगल मूवेबल में वी आर 2 होता है। वी आर कितना होता है, 2 होता है। अगर एफिशिएंसी 100% है तो एम ए भी 2 हो जाएगा, नहीं तो अगर तुम्हें एफिशिएंसी दी हुई है तो एम ए नया निकालना पड़ेगा, एम ए नया निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी तुम्हें नहीं है फॉर्मूला। वेट एड स्टार, रस्सी का वेट, पुली का वेट नहीं है ना, छोड़ दो। पर ये ध्यान दो, वी आर तो 2 रहता है, एम ए निकालना है सर, एफिशिएंसी आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन है, एम ए सेम लिख लो कहीं पर, फॉर आइडियल लिख लो, लिख लो, फॉर आइडियल मशीन एम ए इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तुम्हें एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर आइडियल वर्ड दे दिया गया है तो। ठीक है, तो सिंगल, अब याद रखो कि सिंगल मूवेबल में वी आर कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, ब्लॉक टैकल में आ जाओ। ब्लॉक जहाँ पर फिक्स भी है मूवेबल भी है, ब्लॉक जहाँ पे ब्लॉक हो जाती है फिक्स पुली, नीचे मूवेबल होती है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वी आर क्या होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पुली पर। जितनी नंबर ऑफ पुली है उतना वी आर। तो एम ए कितना, अगर आइडियल है तो उतना ही एम ए, नहीं तो एफिशिएंसी दिया होगा, एम ए निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हो गई कहानी तीनों पुलिस की। मैं पुली का डिजाइन बता रहा हूँ। आप सिंगल पुली, अभी तीनों पुली बुक मिला वाली पुली निकालो, फिक्स पुली। अब मैं तीनों पुली बता दे रहा हूँ। फिक्स पुली किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, देखो। फिक्स पुली यहाँ पे फिक्स रहेगी पुली, ठीक है, ये ऐसे करके रोप आएगी। ओके, ये हो गई क्या, सिंगल फिक्स पुली। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली वो कुछ इस तरह रहेगी। मूवेबल है तो यहाँ के अंदर पुली बनाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ये सिंगल मूवेबल, इसका वी आर 2 होता है। इसको उठाएगा कौन सा, तो कोई एक फिक्स उठाएगा। फिर ब्लॉक टैकल क्या होते हैं, ब्लॉक टैकल वाली पुलिस ये है।
ये सब ब्लॉक टैकल पुली है, ठीक है। देखो ब्लॉक टैकल में होता क्या है, अगर 3 पुली है तो 2 हो जाएंगी ऊपर ब्लॉक मतलब फिक्स वाली, 1 मूवेबल हो जाएगी। अगर 4 है तो 2 फिक्स 2 मूवेबल, अगर 5 है तो 3 फिक्स, तो हमेशा फिक्स वाली ज़्यादा होती है। अगर ऑड नंबर है हमेशा फिक्स वाली जो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। कि ब्लॉक टैकल का VR 3 है तो बताओ उसमें मूवेबल पुली कितनी है, तो मूवेबल एक ही होगा, ब्लॉक में 2 होंगे। टैकल ये होता टैकल, मूवेबल मतलब टैकल, ब्लॉक मतलब फिक्स, ब्लॉक मतलब फिक्स पुली, ये सब मालूम होना चाहिए। और टैकल मतलब मूवेबल, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। कि किसी ब्लॉक टैकल का VR 5 है तो बताओ इसमें टैकल पुलिस कितनी है, तो टैकल 2 होंगे, क्योंकि फिक्स तो 3 हो गई ना, फिक्स हमेशा आता रही थी। अगर आधा आधा नहीं कर पा रहे हो याद रहेगा, भूल जाओगे। तो मैंने क्या कहा था, VR सबका फिक्स रहता है, तो इसका VR कितना हो गया 3, टोटल पूरी 3 है। इसका VR कितना हो गया 4, इसका VR कितना हो गया 5, इसका MA कितना हो गया नहीं पता, MA नहीं पता। MA डिपेंड करता है किस पर, इफिशिएंसी पर। अगर आइडियल है तो सर MA 3 है, ये देखो। अगर आइडियल नहीं है तो सर इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा इफिशिएंसी। MA कितना है इसका, हाँ नहीं पता हमें, निकालना पड़ेगा। अगर सर आइडियल है तो 4 है, नहीं तो निकालना पड़ेगा इफिशिएंसी से, फॉर्मूले से। सेम तरह चैप्टर मुट्ठी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चैप्टर को एक ग्लांस में डिटेल में पढ़ने के बाद, और ये चीज़ तभी हो सकती है डिटेल में पढ़ा होगा, वरना लैक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ में अच्छा और चीज़ें देखो, 3 T निकालना भी आना चाहिए तुम्हें। अब MA निकाला है तुम्हें, एफिशिएंसी से नहीं दिया हुआ है MA, तुम्हें MA निकालना है लोड अपॉन एफर्ट से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लोड इस पर कितना होगा, जितने T हैं, 3 T है। कैसे सब 3 T है, देखो जब वायर घूमेगा तब देखना, यहाँ घूमा वायर ऐसे, ये T, फिर यहाँ पे T ऐसे मत T मार देना, एक ही वायर हो जाएगा ये, जब तक वापस ना घूमे। T हो गया ना दोनों में एक ही, ये वाला नहीं हुआ, ये T इधर आया है, फिर ये T है, फिर यहाँ पे एक T है, समझ गया ना। तो लोड में कितना T है 3, और खींच यहाँ से रहो, तुम ऐसे में खींच रहे हो, एफर्ट में 1 T है, तो M इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट 3T अपॉन T, 3 आ गया, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया ये सभी फोर्स मल्टीप्लायर, सब में ज़्यादा रहता है, समझिए। तो PR फिक्स रहता है, याद रखना। MA के लिए फिर आपको निकालना पड़ेगा, अगर एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर जैसे एफिशिएंसी की 90% दी है, देख लो भाई, VR तो पता है सर 3 है, MA एफिशिएंसी 90%, MA कितना निकालेंगे, एफिशिएंसी VR 90 अपॉन 100 3, 2.7 MA आ गया। 1 से ज़्यादा आया ठीक है, लेकिन 3 के बराबर नहीं आया। VR 3 था लेकिन MA कम है। इज इट क्लियर, वेरी गुड।